Assalamu alaikum. Our today's topic is partial derivatives, and this will be the last topic of our course. So let's start. Uh, First of all, we will discuss the functions defined explicitly and implicitly. So an equation of the form y is equals to f of x is said to define y explicitly as a function of x because the variable y appears alone on one side of the equation. अगर हमारे पास एक इक्वेशन है जिसकी फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि जो y है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली एज अ फंक्शन ऑफ x। उसकी वजह क्या होती है कि इसको हम एज अ फंक्शन ऑफ x क्यों डिफाइन कर रहे हैं? बिकॉज इसमें जो x है फंक्शन का, ठीक है, जो वेरिएबल x है फंक्शन का, वो तमाम के तमाम एक साइड पे आ जाते हैं और जो y होता है वो दूसरी साइड पे आ जाता है। यानी कि इक्वल टू के ऑपोजिट साइड्स के ऊपर x और y जो होते हैं वो रिजाइड करते हैं। जस्ट लाइक y इज इक्वल्स टू 2x अगर है तो इसमें y एक साइड पर होगा और इक्वल टू के दूसरी साइड पे हमारे पास x मौजूद होगा। तो इसको हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है या ये जो फंक्शन है ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि इसमें y और x सेपरेट हैं, राइट? अच्छा जी, तो however sometimes functions are defined by equations in which y is not alone on one side। लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है। बाज़ औक़ात जो फंक्शंस होते हैं उनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है या उनकी जो शक्ल होती है वो इस तरह की होती है कि जिसमें x और y जो होते हैं वो मिक्सड अप होते हैं, सेपरेटेड नहीं होते, या उसमें x और y अलोन नहीं होते, अलग अलग नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप इक्वेशन नंबर 1 देख रहे हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास y के साथ x मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि y के साथ x मौजूद है इसीलिए अब ये जो फंक्शन होगा ये एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं कहलाएगा इस फॉर्म में। दिस इज एन एक्सप्लिसिट सॉरी दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन बिकॉज यहाँ पर y और x जो हैं वो एक साथ मौजूद हैं, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे x और y सेपरेटेड नहीं है, दैट्स वाई वी कैन नॉट कॉल इट एक्सप्लिसिट फंक्शन, रादर वी विल कॉल इट एन इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ जो फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है वो इम्प्लिसिटली है, ओके। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन को या इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम चाहें तो हम इसको y और x दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि हम इस इम्प्लिसिट फंक्शन को जो कि यहाँ पर मेंशन है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। और ये हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है। हमें क्या गिवन है? वाई एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ से y कॉमन निकाल लें तो अंदर यहाँ पर x प्लस 1 बचेगा, और साथ ही हम जो 1 है उसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये x माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ से आप x प्लस 1 को राइट साइड पे नीचे मूव कर सकते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से जो है हम एक इम्प्लिसिट फंक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं किस में? एक्सप्लिसिट फंक्शन में, जो कि यहाँ पॉसिबल हो गया, लेकिन लाजमी नहीं है कि ऐसा हर दफ़ा पॉसिबल हो। तो इनिशियली जो इस फंक्शन की अपीयरेंस थी दैट वाज एन इम्प्लिसिट अपीयरेंस, but we have converted its appearance from implicit to explicit form, ओके। क्योंकि अब हमारे पास जो y है वो अलग हो गया है किससे? x से। x
राइट साइड पे आ गया है और y लेफ्ट साइड पे आ गया है। ओके, तो इसी y को जो है हम, आपको पता है कि हम एज अ फंक्शन ऑफ x भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज दिस y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हियर इज x। ठीक है, जो x हैं दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बिकॉज y इज डिपेंडिंग ऑन these x. Okay, so that's why we call it y is equal to fx, and fx is equals to x minus 1 over x plus 1, right? अच्छा जी, अब एक इक्वेशन आप देख रहे हैं, एन इक्वेशन इन x एंड y कैन implicitly define more than one function of x। ठीक है, अगर एक इम्प्लिसिट फंक्शन है x और y का, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम उस फंक्शन को, उस इम्प्लिसिट फंक्शन को हम मोर देन वन फंक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये एक सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें आपको पता है कि जो रेडियस होगा सर्कल का वो 1 होगा। तो अभी अगर आप गौर करें तो इट्स अ काइंड ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, ओके, तो अगर हम गौर करें, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो देखें यहाँ पर ये जो है सर्कल, जिसकी इक्वेशन हमें गिवन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसका यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया गया एंड दिस इज अ सर्कल। तो अगर हमारे पास एक्सप्रेशन या इक्वेशन ऐसी हो जिसका ग्राफ वर्टिकल लाइन टेस्ट पास ना कर सके, ठीक है, तो जैसा अगर आपको याद हो जो वर्टिकल लाइन टेस्ट होता था हमारे पास, हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते थे फंक्शन से। ठीक है, और ये वर्टिकल लाइन जो है वो किसी एक पॉइंट को कट करना चाहिए था इस कर्व पे, लेकिन यहाँ पर ये दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये ग्राफ है बेसिकली इट्स नॉट द फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ जो वर्टिकल लाइन आपने ड्रॉ करी है ये इस ग्राफ को दो जगहों से कट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, अगर ये फंक्शन होता है एक्स का तो ये ग्राफ को, यानी कि जो वर्टिकल लाइन है, इट वुड हैव ओनली कट द ग्राफ फ्रॉम वन पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर आप इसके सामने जो सेकंड ग्राफ है, अगर हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसने इस ग्राफ को सिर्फ इस पॉइंट पे कट किया है। ठीक है, आप कहीं पे भी यहाँ पे आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें तो हर पॉइंट पे जो है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बिटवीन द वर्टिकल लाइन एंड द ग्राफ, इट विल बी ओनली वन पॉइंट। जबकि जो सर्कल था यहाँ पे हमेशा आपको क्या मिलेगा, दो पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, वर्टिकल लाइन पे। तो अगर कभी ऐसा हो कि कोई भी ग्राफ आपने प्लॉट किया है और वहाँ पर जो है आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है, तो इट वाज अ काइंड ऑफ मेथड कि हम उसे डिटरमाइन करते थे कि फंक्शन ऑफ एक्स होगा कि नहीं होगा। ठीक है, लेकिन समझाने का पर्पस क्या है, बताने का मकसद क्या है यहाँ पे, कि ये जो सर्कल है, ठीक है, अभी इम्प्लिसिट फॉर्म में ये फंक्शन नहीं है एक्स का, लेकिन अगर हम इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो ये जो सिंगल एक्सप्रेशन है ये बेसिकली कन्वर्ट किस में हो जाएगी, दो y के फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, कैसे करेंगे, आपको पता है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो हमें y की एक्सप्रेशन चाहिए, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, नाउ वी कैन राइट this expression which was x square plus y square is equal to 1 uh, in two different equations। ठीक है, जो एक्सप्रेशन थी हमारे पास जो कि इम्प्लिसिट थी, इसको अब हमने दो एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। एक आ गई हमारे पास क्या, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरी आ गई y इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
इन दोनों के ग्राफ जो हैं आप यहाँ पर ड्रॉ हुआ हुआ देख रहे हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव साइन के साथ है वो सेमी सर्कल है या आधा सर्कल है, और ये पॉजिटिव एंड पे मौजूद है, यानी कि अपर हाफ में है। और जो क्या कहते हैं माइनस साइन के साथ है, उसका ग्राफ जो है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, यानी कि लोअर हाफ में मौजूद है। और ये दोनों क्या हैं, फंक्शन है। ठीक है, किसके, एक्स के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि यहाँ पे y अलग है और x जो है वो अलग है, तो ये जो है बेसिकली अब एक्सप्लिसिट फंक्शन में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि इसमें y और x जो है वो सेपरेटेड हैं, एंड इट्स अ फंक्शन। क्योंकि इस ये जो है वर्टिकल टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट ये पास कर लेगा। ठीक है, ओके। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 - x² है, इसको हम दो फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। f1x इज इक्वल्स टू 1 - x² और f2 इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 1 - x²। सो वी कैन राइट नाउ the expression which we were given, and that was x² plus y² is equals to 1 into 2 different or two distinct explicit functions। ठीक है, तो ये जो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था उनके इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं और एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। इसको आप अपने जहन में रखिएगा। हो सकता है कि एग्ज़ाम में मैं आप लोगों से इसकी कुछ थ्योरी जो है वो पूछ लूँ। ठीक है, इसके हवाले से। तो जो भी चीज़ थ्योरेटिकली एक्सप्लेन की जाती है उसको आप अपने जहन में रखें, उसको समझें ठीक से, और उसका अपने पास थोड़ा सा नोट्स बना लें उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के हवाले से, ताकि जब आपसे पूछा जाए तो आपको याद हो। राइट, ओके। सो नाउ कम टू द our main topic, which is the partial derivative notation। तो सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है। अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन of several variables is its derivative with respect to one of those variables। क्या मतलब हुआ कि जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है ये फंक्शन होता है सेवरल वेरिएबल्स का। ठीक है, यानी कि हमारे पास, सॉरी, एक फंक्शन है हमारे पास जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x एंड y। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई फंक्शन है जिसके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो दो हैं, x है और y है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम ऐसे फंक्शन का जो कि मल्टीपल वेरिएबल से मिलके बना हो, ठीक है, अगर उसको हम डेरिवेट करना चाहें तो उसमें से एक पॉसिबिलिटी क्या है कि हम जो है उसको डिफरेंशिएट या उसको डेरिवेट जो है किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से करें, ना कि हम तीनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट से करें एक वक्त में। तो जब हम उसको किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेट करेंगे तो दूसरे जो वेरिएबल्स होंगे उसको हमें या उनको हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो फंक्शन है एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो अगर इसको हम ले लेते हैं कि ये z के बराबर है, ठीक है, तो हमें अगर इस फंक्शन ऑफ x एंड y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें y को क्या करना होगा, कांस्टेंट अज्यूम करना होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा और हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो हम इस x को कांस्टेंट अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, और जो फंक्शन है उसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, अच्छा जी। जबकि जो कंप्लीट या फिर जो टोटल डेरिवेटिव होता है उसमें इस तरह से नहीं होता। ठीक है, उसमें आप पहले पढ़ चुके कि वहाँ पे जो डिफरेंशिएशन या फिर जो डेरिवेटिव होता है वो किस तरह से लिया जाता है। यहाँ पर आप एक फिगर देख रहे हैं।
ठीक है, अगर आप गौर से देखें इस फिगर को तो इसमें हमारे पास दो सरफेसेस हैं। एक सरफेस ब्लू वाली है, ये आप देख रहे हैं क्या है, ब्लू सरफेस है। ठीक है, और एक ऑरेंज सरफेस है जो कि थोड़ी सी कर्व भी है और हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टली अलाइन कह लें आप इसको एक तरीके से। ओके, तो इट्स अ काइंड ऑफ रूफ ऑफ अ हाउस। जो हॉरिजॉन्टल जो आप सरफेस देख रहे हैं, यानी कि जो ऑरेंज वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, किसी एक घर की छत लग रही है। ठीक है जी। जबकि जो वर्टिकल सरफेस है यहाँ पे, यानी कि जो ब्लू वाली सरफेस है, ये बेसिकली इसकी जो अपीयरेंस है, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द स्लाइसिंग। ये स्लाइस कर रही है इस छत को, या इस छत को ये वर्टिकली काटते हुए गुजर रही है। ठीक है, इसने इसको कट किया है वर्टिकली। ओके, अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो ये जो ग्राफ बना हुआ है बेसिकली, ये बना हुआ है एक्स वाई और जी एक्सिस पर। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड वर्टिकली वी हैव जी एक्सिस। ठीक है, सो इट्स अ थ्री डायमेंशनल फिगर। इस थ्री डायमेंशनल फिगर में अगर आप ठीक से देखें तो जो ब्लू सरफेस है, ये अगर आप देखें तो इसमें एक जो क्या कहते हैं कंपोनेंट है, वो कांस्टेंट है। और वो कंपोनेंट कौन सा है, एक्स। कैसे, देखें इसमें हमारे पास, अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो ये वाली जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वेरिएशन मौजूद है। ठीक है, तो सॉरी, इसमें हमारे पास जो y है वो कांस्टेंट है, क्योंकि अगर हम इसको देखें तो इधर जो है ये हमारे पास क्या है, वाई नॉट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाई नॉट है। ठीक है, तो हम किसी भी पॉइंट पे देखें, इधर इधर इधर, यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये तमाम के तमाम वाई नॉट होंगे, ये भी वाई नॉट, ये भी वाई नॉट, ये भी वाई नॉट, ये भी वाई नॉट। ठीक है जी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, इस एक्स एक्सिस से अगर हम लाइन ड्रॉ करें, यानी कि ओरिजिन से बेसिकली, तो जो डिस्टेंस ऑफ y होगा इस ब्लू वाली सरफेस का, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है जी, ओके। लेकिन जो x की वैल्यू है, ठीक है ना, मैंने कहा कि इस डायरेक्शन में जो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास क्या है, x एक्सिस है, तो हमारे पास x की यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी। यहाँ पे क्या कहते हैं, इस पॉइंट पे x की वैल्यू कम होगी। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है, 1 है। थोड़ा आप आगे आएंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। थोड़ा मज़ीद आगे आएंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, x की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, थ्रू आउट द फिगर। लेकिन अलोंग द वाई एक्सिस, यानी कि इस डायरेक्शन में अगर आप आएँ तो यहाँ पर हमारे पास इस फिगर की जो वैल्यू है, यानी कि y की जो वैल्यू है, वो हर पॉइंट पे क्या है, सेम है, और वो क्या है, y नॉट है। अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो वाई नॉट, अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे तब भी वाई नॉट, इस पॉइंट पे देखेंगे तब भी वाई नॉट, इस पॉइंट पे देखेंगे तब भी वाई नॉट। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से लाइन ड्रॉ करें हम, जो कि हमने ड्रॉ करी थी, ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 थी, 2 थी, 3 थी, लेकिन इन्हीं पॉइंट के ऊपर जो y की वैल्यू होगी वो वाई नॉट ही रहेगी। ठीक है, अच्छा, तो इसमें दूसरा कंपोनेंट कौन सा वेरी हो रहा है, वो कंपोनेंट है इसका z एक्सिस वाला। ठीक है, z एक्सिस वाला जो कि ऊपर की जानिब जा रहा है। तो अगर हम गौर करें यहाँ पर, तो अलोंग द जेड एक्सिस जो कि अपर डायरेक्शन में है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या हो रहा है, बल्कि ये ठीक से ड्रॉ हो नहीं पाएगा थ्री डायमेंशन में मुझसे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास
वैल्यूज़ डिफरेंट मौजूद हैं, ठीक है ना, यानी कि डिफरेंट हाइट मौजूद है। इस पॉइंट पे हाइट कुछ और है, इस पॉइंट पे हाइट कुछ और है, इस पॉइंट पे हाइट कुछ और है। तो इसको आप विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस आप इसको देख सकते हो, ठीक है। ये हाइट हमारे पास चेंज हो रही है। अब ये आपका जो है वो थोड़ा सा परसेप्शन है, आपको इसमें अपनी इमेजिनेशन को भी आई मीन थोड़ा सा क्या कहते हैं फोकस करना होगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर z की वैल्यू चेंज हो रही है थ्री डायमेंशनली, किस तरीके से x की वैल्यू चेंज हो रही है और किस तरह से इसमें y की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आ, जो सरफेस थी हमारे पास ऑरेंज वाली, इसको इस ब्लू सरफेस ने क्या कर दिया, क्रॉस सेक्शनली इसको कट किया है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनली इसको इसने कट किया है। और अगर हम एक पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट के ऊपर अगर हम स्लोप मालूम करना चाहेंगे, ठीक है, इफ वी वांट टू फाइंड द स्लोप एट दिस पॉइंट, जहाँ पे इस ब्लू वर्टिकल सरफेस ने इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को यानी कि छत को इसने कट किया हुआ है, तो अगर हम इस पॉइंट के ऊपर इसका स्लोप मालूम करना चाहें, ठीक है, तो डेफिनेटली ये क्या है, छत है, इसकी कोई ना कोई हाइट होगी। तो और ये हाइट जो होगी ये किस पर डिपेंड कर रही होगी, इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। इसका मतलब z विल बी द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि जब x की वैल्यू चेंज होगी तो इसकी हाइट क्या होगी, वो भी चेंज होगी। अगर आप गौर से देखें यहाँ पर, तो जब x की वैल्यू, चलिए मैं दोबारा इसको थोड़ा सा बनाता हूँ इस तरीके से, इसको हम x के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। मसला ये है कि ये ठीक से ड्रॉ स्ट्रेट हो जाए बस। ओके, तो अब ये हमारे पास x एक्सिस है। अगर आप इस पॉइंट पे चेक करें, ठीक है, और इस पॉइंट पे चेक करें और फिर इस पॉइंट पे चेक करें, तो ये वाला पॉइंट आपको नज़र आ रहा है कि ये क्या है, ये हाइट पे है, थोड़ी ज़्यादा हाइट पे, यानी कि जब x की वैल्यू 1 है, ये 2 है और 3 है, ठीक है। तो चूंकि ये देखें सरफेस जो है छत, ये क्या है, कर्व्ड है इस तरह से, तो इसका मतलब सेंटर वाला पॉइंट जो होगा वो ज़्यादा हाइट पे होगा। इसका मतलब यहाँ पे z की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे फर्स्ट कर लें कि z की जो वैल्यू हो वो 3 हो, ठीक है, z इज इक्वल्स टू 3, जबकि इस पॉइंट के ऊपर यानी कि यहाँ पर z की वैल्यू जो हो वो 2 हो, इस पॉइंट के ऊपर z की वैल्यू 2.5 हो, ठीक है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, z की वैल्यू भी चेंज हो रही है। लेकिन थ्रू आउट दिस लाइन, ठीक है, इस पूरी लाइन में, ये जो आप कर्व देख रहे हैं जहाँ पे मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ रेड लाइन, इस पूरी लाइन में y की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ये देख रहे हैं y की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, जो कि क्या है, बेसिकली y नॉट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास x बराबर हुआ 1 के, ठीक है, तो z जो है वो बराबर हुआ लेट सपोज 2.5 के। जब x बराबर हुआ 2 के तो z हो गया किसके, 3 के बराबर। जब x इज हुआ 3 के तो z हो गया 2 के बराबर, यानी कि z की इसकी जो हाइट है। लेकिन इन तमाम में जो y है वो बराबर किसके है, y नॉट के है। y इज इक्वल टू वाई नॉट, y इज इक्वल टू वाई नॉट, ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये लाइन y नॉट की है, दिस इज y नॉट। तो थ्रू आउट दिस लाइन आप कहीं पर भी देख लें हमें y नॉट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, y की वैल्यू सेम मिलेगी जो कि y नॉट होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो फंक्शन है, ठीक है ना, इसको हम z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये किसका फंक्शन होगा, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड वाई। लेकिन इस ब्लू वाली लाइन में अगर आप गौर करें तो y क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ x चेंज हो रहा है और z चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब z चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x बिकॉज y इज कांस्टेंट हियर,
ठीक है। तो अब अगर हम इस पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे अभी मैंने रेड डॉट मार्क किया है, यहाँ पे पहले ब्लू डॉट था, इस पॉइंट के ऊपर अगर हम स्लोप मालूम करना चाहेंगे तो यहाँ पे जो वेरिएबल मौजूद है, यानी कि जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, वो कौन सी होगी, वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, चेंज हो रही होगी, और वो क्या होगा, एक्स की वैल्यू होगी। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ और है, इधर 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 कुछ और है। इसका मतलब जो चीज़ वेरिएबल है वो क्या है, एक्स है, और जो चीज़ कांस्टेंट है थ्रू आउट दिस लाइन, यानी कि इस डायरेक्शन में, वो क्या होगी कांस्टेंट, वो y की वैल्यू होगी। सो इन दिस केस z will be the function of x only, whereas here y will be constant। तो इसको हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके कर सकेंगे, सिर्फ सिर्फ x के रेस्पेक्ट से कर सकेंगे। यानी कि अगर हम ये जो f x नॉट y नॉट है, ठीक है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो जो पार्शियल डेरिवेटिव डेरिवेटिव होता है उसको हम डावा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ डावा। तो हम डी पूरा मुकम्मल बनाते हैं जब डी लिखते हैं, लेकिन जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है उसका डी जो होता है वो पार्शियल होता है, यानी कि आधा होता है, तो इसको हम डावा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो आप सिंबल देख रहे हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है, दिस इज बेसिकली द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। दिस एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट्स, ये जो सबस्क्रिप्ट में आप एक्स देख रहे हैं, दिस सबस्क्रिप्ट में जो एक्स है, दिस विल रिप्रेजेंट द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि इसको आप ये पे लिख सकते हो, डावा ओवर डावा एक्स ऑफ एफ एक्स एंड वाई, यानी कि इस x और y के फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x, और अगर आप इसमें पॉइंट फिक्स कर दें तो ये x नॉट हो जाएगा और ये y नॉट हो जाएगा, अगर आप फिक्स पॉइंट कर देते हैं। अदरवाइज जनरल इक्वेशन में तो ये x और y की फॉर्म में आएगा। ओके, अच्छा जी। तो इसी केस को अगर हम थोड़ा सा घुमा के देखें तो क्या होगा, ये वाली शक्ल आपको मिलेगी, ठीक है ना। इसमें हमारे पास वही वाली जो फिगर थी जो कि यहाँ आप देख रहे थे, अब इसको रोटेट कर दिया गया 90 डिग्री। जब रोटेट करेंगे तो क्या होगा, अब ये जो रूफ है इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी इस रूफ की, ठीक है। इसको हमने स्लाइस अब इस तरीके से किया है, स्लाइस जो ब्लू जो सरफेस है, वर्टिकल जो काटने वाली जो सरफेस है, ये क्रॉस सेक्शन करने वाली, इसकी डायरेक्शन क्या है, अब अलोंग वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है अलोंग द वाई एक्सिस तो चेंज हो रही है, लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, अब ये कांस्टेंट है। आप एक्स से इसका फासला देखें, हर पॉइंट का फासला क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, और वो कितना फासला होगा, एक्स नॉट होगा। इसका मतलब थ्रू आउट दिस लाइन, यानी कि इस लाइन के ऊपर एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स नॉट होगा। सो हेयर एक्स नॉट इज फिक्स्ड, लेकिन जो चीज़ चेंज हो रही है वो क्या हो रही है, वो y की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखें, ये y की वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पे y की वैल्यू 1 होगी, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ठीक है। तो y के हिसाब से क्या हो रहा है, यहाँ जो कर्वेचर है या जो हाइट है, यानी कि z की वैल्यू है, कि देखें ये वाली वैल्यू क्या होगी, z की हाइट होगी, ठीक है। इस तरीके से z की क्या होगी, हाइट मौजूद होगी। तो z की हाइट जो है वो विद रेस्पेक्ट टू y क्या हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पर x जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसकी, सिर्फ इस क्रॉस सेक्शनल वाली जो लाइन की, जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं जिसके ऊपर मैंने भी लाइन खींची है, हम सिर्फ इस लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। पूरे इस सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस लाइन की बात कर रहे हैं जहाँ पे इस ब्लू सरफेस ने इस ऑरेंज सरफेस को कट किया है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल में कन्वर्ट किया है या ब्रेक किया है, ठीक है। तो अलोंग दिस लाइन y इज चेंजिंग, x इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे अब जो फंक्शन होगा z, यानी कि जो हाइट है, हाइट z है, z विल बी द फंक्शन ऑफ x एंड y, बट here x is constant,
ठीक है। तो अब इसको आप डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट से कर सकते हैं, सिर्फ डावा जेड अपॉन डावा वाई। तो आपको क्या मिलेगा, इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप मालूम कर सकते हैं, यानी कि आप वाई की वैल्यू चेंज करो और आप स्लोप निकाल लो। ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं जो ब्लू लाइन है, यहाँ पे स्लोप की लाइन ड्रॉ की गई है, यानी कि टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। अगर आप पॉइंट चेंज करेंगे तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर स्लोप चेंज हो जाएगा, यहाँ पर स्लोप ये इस तरह से होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अलोंग द वाई एक्सिस इसका स्लोप चेंज हो रहा है। ठीक है। स्लोप चेंज होने का मतलब क्या है कि जो कर्वेचर है वो चेंज हो रहा है, जो हाइट है वो चेंज हो रही है। ठीक है ना। सो हियर z is the function of x and y, but x is constant and y is variable in this second figure. Okay. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो स्लोप है वो किसके बराबर है, f सबस्क्रिप्ट y x नॉट y नॉट। तो सबस्क्रिप्ट y का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो स्लोप लिया हुआ है वो बेसिकली डावा अपॉन डावा y ऑफ दिस फंक्शन ऑफ x एंड y है, यानी कि आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेंगे ये स्लोप तो वो एक्स नॉट और वाई नॉट, यानी कि आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी फिर एक्स नॉट और वाई नॉट की। ओके। तो ये जो है इस फिगर की इंटरप्रिटेशन थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखें यहाँ पर वेरिएबल्स तो हमारे पास दो थे, एक्स और वाई थे। ठीक है। यहाँ पर भी एक्स और वाई थे, लेकिन इसमें आपने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है ना। सेवरल वेरिएबल्स में से आपने वन वेरिएबल को यूज करते हुए डिफरेंशिएट किया। यहाँ पर सेकंड केस में आपने विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया, क्योंकि यहाँ पे y के हिसाब से z वेरी हो रहा था। ओके। तो ये कहलाता है पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन होगा वो मल्टीपल वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा होगा, और उस फंक्शन को अगर आप किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें, ठीक है, बाकी वेरिएबल्स को आप क्या करो, कांस्टेंट रख दो, तो ये क्या कहलाता है, पार्शियल डेरिवेटिव कहलाता है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी नोटेशंस हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। इफ़ z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, अगर z जो है वो फंक्शन है किसका, x और y का, यानी कि z डिपेंडेंट है x पे भी और y पे भी। आप इसमें x की वैल्यू चेंज करो तब भी z की वैल्यू चेंज हो सकती है, और अगर इसमें आप y की वैल्यू चेंज करो तब भी z की वैल्यू चेंज हो सकती है। ओके। देन द पार्शियल डेरिवेटिव f ऑफ x, ठीक है, अब देखें यहाँ पर f और सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, x। दिस इज कॉल्ड द पार्शियल डेरिवेटिव of the function with respect to x, and this is f of y, which means it is the partial derivative of the function with respect to y। इसको हम इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या है, डावा f अपॉन डावा x, ये बेसिकली किसके बराबर है, f ऑफ x के बराबर है, और डावा z अपॉन डावा x। ठीक है, बात एक ही है, बिकॉज ये जो फंक्शन है ये z के बराबर ही है। ठीक है। इसी तरह जो f ऑफ y है इसको आप डावा f अपॉन डावा y से या फिर डावा z अपॉन डावा y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है ना, क्योंकि जो f है आपको पता है किसके बराबर था, ये z के बराबर था। ओके। तो ये जो है इसकी पहली नोटेशन हुई कि हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f ऑफ x की फॉर्म में, या डावा f अपॉन डावा x, या फिर डावा z अपॉन डावा x की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो f ऑफ x की ये दो फॉर्म्स हैं, इसी तरह f ऑफ y की ये दो फॉर्म्स हैं। ओके। अब अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पार्शली किसी फंक्शन को डेरिवेट करें, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ एक फंक्शन है हमारे पास z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं पार्शली एट एक्स नॉट एंड वाई नॉट। तो यही जो आपने लिखा था डावा एफ अपॉन डावा एक्स, वही आप लिखेंगे, बस ये वर्टिकल लाइन डाल के आप x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट और y इज इक्वल्स टू वाई नॉट कर देंगे, यानी कि इसको आपने डिफरेंशिएट करना है पार्शियली एट द पॉइंट एक्स नॉट एंड वाई नॉट। बिल्कुल इसी तरीके से आपने डावा z अपॉन डावा x लिखा, एक्स नॉट वाई नॉट, बात एक ही। यहाँ पे x इज इक्वल टू लिखने की ज़रूरत नहीं है, y इज इक्वल टू लिखने की ज़रूरत नहीं है, डावा z अपॉन डावा x में आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ओके। इसी तरह डावा f अपॉन डावा x, ठीक है जी, तो ये एक्स नॉट वाई नॉट डावा
एफ अपॉन डावा एक्स एक्स नॉट वाई नॉट, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर डावा जी अपॉन डावा एक्स एक्स नॉट वाई नॉट. So these are all the techniques to represent the partial derivative. These are all the notations by which we can represent the partial derivative of a function of multiple variables. ठीक है, आपको जो आसान लगे, जो बेहतर लगे, आप वो यूज़ कर सकते हैं. अच्छा जी, now come to the problem. So we will solve the example number 4 of the book. Okay. Find the partial derivative dawa z over dawa x and dawa z over dawa y if z is equals to x4 into sin x into y cube. ठीक है, आपको क्या मालूम करना है? दो चीज़ें करनी है. पहला आपने डावा z अपॉन डावा x निकालना है. किसका? इस फंक्शन का. z जो है वो फंक्शन है किसका? x का और y का. एंड इट्स द कम्बिनेशन ऑफ algebraic एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है, यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से. और हम ये बात कह सकते हैं कि दिस z इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ x एंड y. ओके, तो हमने इसको, इस फंक्शन को हमने पहले पार्शियली डेरिवेट करना है. किसके रिस्पेक्ट से? x के रिस्पेक्ट से, यानी कि डावा z अपॉन डावा x निकालना है. ठीक है, चलें जी करते हैं. सॉल्यूशन क्या है इसका? डावा z अपॉन डावा x हमने लिखा. ठीक है, तो z किसके बराबर था? z बराबर था x4 साइन एक्स वाई क्यूब का, तो उसको हमने z की जगह पर प्लेस कर दिया. तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये मिल जाएगा डावा अपॉन डावा x, और ये किसके बराबर है? z के बराबर है ये पूरा. ठीक है जी, ओके. तो अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट है, तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, जो कि जनरल रूल है डिफ्रेंसिएशन का. तो ये क्या हो जाएगा? u और ये हो जाएगा v. तो ये u इंटू वी, डावा अपॉन डावा x ऑफ u इंटू वी. तो फार्मूला क्या होता है? u डावा अपॉन डावा x ऑफ v प्लस v डावा अपॉन डावा x ऑफ u. ठीक है जी, तो यहाँ पे यही काम किया गया है. x4 डावा अपॉन डावा x ऑफ साइन एक्स वाई क्यूब प्लस साइन एक्स वाई क्यूब इंटू डावा बाय डावा x ऑफ x4. राइट. अच्छा जी, तो नाउ इट्स सिंपल के x4 जो है, ठीक है, वो पहले लिखा हुआ है तो वो पहले आ गया. अब डावा अपॉन डावा x ऑफ साइन एक्स वाई क्यूब. ठीक है, आपको पता है कि इसको हमें पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हवाले से डिफरेंशिएट करना होगा. तो साइन का डिफरेंशियल क्या होता है? कॉस होता है. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है? कॉस एक्स वाई क्यूब आपने लिख दिया. ठीक है जी, साइन एक्स वाई क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा? कॉस एक्स वाई क्यूब हो जाएगा. तो पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से किया. अब जो इसका एंगल है, इसको भी आप डिफरेंशिएट करोगे, यानी कि ये कुछ इस तरह से होगा. मैं ऊपर कर देता हूँ. डावा अपॉन डावा एक्स ऑफ साइन एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू कॉस एक्स वाई क्यूब डावा अपॉन डावा एक्स ऑफ एक्स वाई क्यूब. ठीक है, अब इसमें जो है, ठीक है, ये चेन रूल कहलाता है. इफ़ यू रिमेंबर कि पहले हम विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद फिर हम जो उसका एंगल होता है उसको भी डिफरेंशिएट करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास एंगल क्या है? एक्स वाई क्यूब एंगल है. तो नाउ इट्स वेरी सिंपल कि डावा अपॉन डावा एक्स, तो इसमें वाई क्यूब क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, तो जो जवाब आएगा आपके पास वो क्या होगा? वाई क्यूब हमारे पास पीछे आ जाएगा. सही है जी. और क्या कहते हैं, वाई क्यूब पीछे आ जाएगा, और ये डावा अपॉन डावा एक्स जो होगा वो, यानी कि जो एक्स है उसको आप विद रिस्पेक्ट टू डावा बाय डावा एक्स डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये 1 मिल जाएगा. तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा x4 cos एक्स वाई क्यूब इंटू वाई क्यूब. ठीक है जी, देन प्लस की का साइन है वो आपने लगा दिया. ठीक है, इसके बाद फिर साइन एक्स वाई क्यूब आपने लिख दिया.
देन फिर x4 को आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको पता है क्या आ जाएगा, 4x³ आ जाएगा। ओके। अच्छा जी। अब ये तो आपने कर लिया। अब इसको आपने सिंपल क्या करना है, थोड़ा सा अरेंज कर दीजिएगा ताकि समझना आसान हो जाए। तो ये x जो है, सॉरी, अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा जनाब ये कॉस, सॉरी, ये x4 और जो y³ है इसको आप पहले साथ लिख लें। तो ये क्या बन जाएगा, x4y³ और फिर आप cos x y³, यानी कि आपने इसको अरेंज कर दिया है बस। इसी तरह जो 4x³ है इसको आप पहले लिख दें और sin x y³ को आप बाद में लिख दें, तो ये हमें मिल जाएगा। तो बस ये हमारा क्या हो गया, जवाब हो गया। तो इसमें जहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव आपने ठीक से देखा, वो बेसिकली कौन सा वाला पोर्शन था, वो ये वाला हिस्सा था जहाँ पे हमारे पास हमें डावा बाय डावा x करना था, किसका, साइन एक्स वाई क्यूब का। तो साइन का डिफरेंशियल क्या आ गया हमारे पास, कॉस एक्स वाई क्यूब आ गया। और फिर जो एंगल है डावा बाय डावा एक्स ऑफ एक्स वाई क्यूब, इसमें वाई क्यूब कॉन्स्टेंट है तो इसीलिए वो बाहर आ गया। और डावा बाय डावा एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो यहाँ पे वन आ गया, यानी कि आपने उसको इग्नोर कर दिया मल्टीपल की फॉर्म में। ओके। इसी तरह जो है नेक्स्ट इसका पार्ट था, वो कहता डावा z बाय डावा y हमें करना है, यानी कि ये जो फंक्शन हमें गिवन है z इज इक्वल्स टू x4 इंटू साइन एक्स वाई क्यूब, इसको हमें अब विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, या पार्शियली डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो रूल सेम रहेगा, चूंकि ये मल्टीपल है इसीलिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये वही चीज़ x4 डावा बाय डावा वाई इंटू साइन एक्स वाई क्यूब प्लस साइन एक्स वाई क्यूब इंटू डावा बाय डावा वाई x4। ओके। तो जो पहला वाला हमारे पास टर्म है उसमें x4 तो ठीक है, ये तो पीछे ऐसे का ऐसे ही आ गया, ठीक है ना, ये आपने ऐसे लिख दिया। डावा बाय डावा वाई ऑफ साइन एक्स वाई क्यूब, तो साइन का जो क्या कहते हैं डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, कॉस एक्स वाई क्यूब हो गया। तो ये हमने पहले फर्स्ट टाइम, क्योंकि चेन रूल हम लगा यहाँ पे लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो पहले हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएट किया। तो ये आ गया साइन का कॉस एक्स वाई क्यूब आ गया। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में कंटिन्यूएशन में विद रिस्पेक्ट टू द एंगल डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है ना, यानी कि डावा बाय डावा वाई ऑफ एक्स वाई क्यूब करेंगे। तो अब देखें इस केस में क्या होगा, इस केस में x जो है हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये x बाहर आ जाएगा और डावा बाय, सॉरी मैंने गलत t बना दिया, डावा बाय डावा y ऑफ y क्यूब हो जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा, x इंटू 3y² के बराबर होगा। ठीक है जी। तो इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या आ गया, ये 3xy² आ गया। अच्छा जी, अब जो सेकंड हमारे पास टर्म है उसमें साइन एक्स वाई क्यूब तो ऐसे ही हमने लिख लिया। अभी जो डावा बाय डावा वाई ऑफ x4 है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि x4 को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे इधर, बिकॉज इट इज़ द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, सो हेयर x4 इज़ द कांस्टेंट। तो अगर ये x4 कांस्टेंट है, इसको अगर पीछे भी ले आए आप, तो आगे 1 बच जाएगा, इसके x4 पीछे आ जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 से मल्टीप्लाई जब साइन होगा तो 0 जवाब आएगा, इसका मतलब हमें जवाब में जो है ये वाली चीज़ मिलेगी। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको अरेंज कर लें, 3x⁴ हो जाएगी और y² तो इनफैक्ट 5 हो जाएगी, तो 3x⁵ y² और फिर cos x y³ आ गया हमारे पास। ठीक है, सिंपल। अब जी एग्जाम्पल नंबर 6 है, एंड इट इज़ रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ इम्प्लिसिट पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, हमने इम्प्लिसिट फंक्शंस पहले देखे थे कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होती हैं और एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, तो उसी से रेलेवेंट है ये इम्प्लिसिट पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी कि ऐसी पार्शियल डिफरेंशिएशन जिसमें हमारे पास जो फंक्शन होगा वो, उसमें एक्स वाई और z जो हैं वो अलग अलग नहीं होंगे, वो कंबाइंड फॉर्म में होंगे, मींस इक्वल टू के एक साइड पर ही मौजूद होंगे, इसमें सेपरेट नहीं होंगे। ओके। तो क्या कहता है एग्जांपल नंबर 6, फाइंड द स्लोप ऑफ द स्फीयर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक स्फेयर है, इट्स नॉट अ सर्कल, इट्स एन स्फेयर, मीन्स इट्स अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुर्रा एक बॉल है। तो उसका हमें इक्वेशन गिवन है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका आपने स्लोप मालूम करना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द स्लोप इन द वाई डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन भी गिवन है कि आपने स्लोप कहाँ मालूम करना है, वाई डायरेक्शन में मालूम करना है। एट द पॉइंट्स, इन पॉइंट के ऊपर हमें स्लोप मालूम करना है इन द वाई डायरेक्शन। किसका, इस स्फीयर का। ओके, तो एक तरीका क्या है कि हमें जो ये फंक्शन दिया हुआ है, आप देख लें कि ये इक्वल टू के एक साइड पे x भी मौजूद है, y भी मौजूद है और z भी मौजूद है। यानी कि तीनों के तीनों जो वेरिएबल्स हैं वो एक ही साथ मौजूद हैं, अलग नहीं है। तो ये जो फंक्शन है, ये आपको मालूम है कि कौन सा फंक्शन होगा, इट विल बी एन इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर एक्सप्लिसिट होता तो इसमें z इज इक्वल्स टू एक्स और y और समथिंग होता। ठीक है, या फिर x इज इक्वल्स टू y और z समथिंग होता, या फिर y इज इक्वल्स टू x और z समथिंग होता। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो एक तरीका तो क्या है कि हम इस इम्प्लिसिट फंक्शन को कन्वर्ट कर लें किसमें, एक्सप्लिसिट फंक्शन में, यानी कि इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई बना लें इसको, यानी कि z एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो उसके लिए हमें याद होगा कि, आपको याद होगा कि हमने जो पिछली स्लाइड्स में देखा था कि हमने एक सर्कल के इम्प्लिसिट फंक्शन को हमने कन्वर्ट किया था किसमें, एक्सप्लिसिट फंक्शन में, और वो दो हिस्सों में ब्रेक हो गया था, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। तो बिल्कुल वैसा ही जो है इस केस में भी होगा। यहाँ पर भी हमारे पास जो स्फेयर होगा वो एक हाफ स्फेयर पॉजिटिव हो जाएगा और हाफ स्फेयर नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर आप गौर से देखें यहाँ पे इसकी फिगर बनी हुई है, तो इसमें ये वाली जो लाइन होगी, ठीक है ना, दिस लाइन, इससे ऊपर जो हमारे पास स्फेयर है दिस इज पॉजिटिव, एंड दिस इज जो नीचे है ये नेगेटिव स्फेयर है। ठीक है, तो हमें करने के लिए क्या है, यहाँ पे ये जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - x² माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 - x² माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस की फॉर्म में आ जाएगा। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये होगी, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास z की ये हो जाएगी। तो ये हमें दो फंक्शन मिल जाएंगे। अब हमारी मर्ज़ी है कि हम इस फंक्शन को यूज़ करें, ठीक है, क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू y, कि हमें बोला था कि इन द डायरेक्शन ऑफ y आपने डिफरेंशिएट करना है। तो हमारी मर्ज़ी है कि हम चाहें तो इन दोनों फंक्शंस को सेपरेटली क्या करें, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर जो हमें वैल्यूज़ गिवन है, यानी कि ये वाली और ये वाली, हम इसको जो है इसमें पुट करके इसके आंसर्स फाइंड कर लें। या फिर एक और तरीका क्या है कि हम जो हैं वो जो इम्प्लिसिट फंक्शन हमें गिवन था, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, हम इसी को इस्तेमाल करें डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, पार्शली इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, और जो भी हमारे पास जवाब आता है उसको हम क्या करें, उसमें हम वैल्यूज़ पुट कर दें, यानी कि इन पॉइंट्स की एक्स वाई और जी की। ठीक है, और वैल्यूज़ फाइंड कर लें। तो अगर हम इसको इसी फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि जैसा कि हमें इक्वेशन गिवन है, तो ये क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कहलाएगा। ठीक है जी, इसका बेनिफिट क्या होगा कि हमें एक ही दफ़ा डिफरेंशिएट करना होगा। अदरवाइज़ अगर हम इसको इस्तेमाल करते तो हमें दो दफ़ा जो है वो डिफरेंशिएट करना पड़ता। अच्छा, अब हम दो दफ़ा डिफरेंशिएट जो करना पड़ता है उससे मतलब मुराद क्या है, अगर आप गौर करें इन दोनों पॉइंट्स में, यानी कि जो हमें गिवन है, ठीक है, इसमें अगर आप कोऑर्डिनेट्स देखें तो ये x होगा, ये y होगा और ये z होगा, ये x होगा, ये y होगा और ये z होगा। तो इसमें देखें x और y सेम है, फ़र्क किस में है, सिर्फ z में है। यहाँ पे z जो है पॉजिटिव है, यहाँ पे z नेगेटिव है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें बेसिकली दो पॉइंट पे स्लोप निकालना है। जो पॉजिटिव वाला होगा वो ऊपर से स्लोप आ रहा है, और जो नेगेटिव वाला होगा वो यहाँ से स्लोप जा रहा है। ठीक है, एंड द डायरेक्शन ऑफ बोथ स्लोप्स इज अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, इसकी डायरेक्शन में है ये स्लोप। ठीक है जी, ये इस डायरेक्शन में नहीं है, यानी कि अलोंग द
एक्स एक्सिस नहीं है ये। तो जब हम इसको, यानी कि जो पहली वाली इक्वेशन है हमारे पास प्लस वाली, जब इसको हम डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हम उसमें पॉजिटिव वाला पॉइंट पुट करते। ठीक है, इसको हम यहाँ पुट करते डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू वाई। और जब हम इस नेगेटिव वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते तो उसमें हम फिर जो नेगेटिव एंड वाला पॉइंट था वो पुट करते। ठीक है, और फिर हम वैल्यूज़ फाइंड करते। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो इम्प्लिसिट फंक्शन हमें गिवन था हम उसी को इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये हमें गिवन है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई हम डेरिवेट करते हैं। तो ये डावा अपॉन डावा वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये डावा अपॉन डावा वाई 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इधर भी डावा अपॉन डावा वाई, और लेफ्ट साइड पर भी क्या होगा, डावा ओवर डावा वाई, यानी कि वी आर अप्लाइंग partial derivative on both sides of the equation with respect to y। ठीक है जी, तो इसको हमें with respect to y डेरिवेट करना है। तो देखें, अगर हम इस x को डेरिवेट करेंगे with respect to y तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। फिर डावा अपॉन डावा y ऑफ y स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ये 2y मिल जाएगा हमें। ठीक है, अच्छा जी, अब ये क्या है, z स्क्वायर है। ठीक है, डावा बाय डावा z, सॉरी डावा बाय डावा y ऑफ z स्क्वायर। देखें, यहाँ जो फंक्शन हमें गिवन है बेसिकली, ठीक है, वो किसका होगा, वो z का होगा। सही, तो यानी कि हमने जो निकाला है वो क्या है, z इज इक्वल्स टू समथिंग है, यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर फिर ये 1। तो इसका मतलब हम यानी कि इस z के अंदर बेसिकली क्या मौजूद है, x और y दोनों मौजूद है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर जिस तरह हमने एक्स स्क्वायर को डेरिवेट करके यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया डायरेक्ट क्योंकि एक कांस्टेंट था, वैसा हम जेड स्क्वायर के साथ नहीं कर सकते। ये बात जहन में रखिएगा। ठीक है, जब हम डावा बाय डावा वाई ऑफ जेड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, ये पहले तो विद रिस्पेक्ट टू पावर इसको आप डेरिवेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2z आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, अब पावर के अंदर क्या है, डावा बाय डावा वाई ऑफ व्हाट, z। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 2z डावा बाय डावा वाई ऑफ z, यानी कि डावा z अपॉन डावा y। तो इसीलिए आप यहाँ देख रहे हैं कि ये चीज़ मौजूद है। ठीक है, असल में बात क्या है, अगर आप गौर से देखें यहाँ पर, तो हमें जो x एक्सिस है ना, इसको हमें कांस्टेंट लेना है। लेकिन जब हम इसको हमने कांस्टेंट ले लिया तो डेफिनेटली z और y ये दोनों क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। इन दोनों में एक इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा डिपेंडेंट होगा। तो इंडिपेंडेंट यहाँ पे कौन सा है, y वेरिएबल है, और डिपेंडेंट कौन सा है, z है। इसका मतलब z हैज़ बिकम द फंक्शन ऑफ x एंड y। तो इसमें x जो है हमारे पास ये हो गया कांस्टेंट। ठीक है, और इसको हम डेरिवेट कर रहे हैं क्या, विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसका मतलब y वेरी हो रहा होगा, ये कांस्टेंट नहीं होगा, और y के रिस्पेक्ट से क्या होगा, z भी वेरी हो रहा होगा, z कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम जब डावा अपॉन डावा y ऑफ z स्क्वायर करते हैं तो हमें ज़ीरो नहीं मिलता, जैसा कि हमें एक्स स्क्वायर को करने पे मिला था। ठीक है, तो इसमें हमें नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट करना होगा। डावा अपॉन, मैं दोबारा करता हूँ, डावा अपॉन डावा वाई ऑफ जेड स्क्वायर किसके बराबर होगा, विद रिस्पेक्ट टू पावर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे नॉर्मल, यानी कि 2z। ठीक है, फार्मूला होता है ना एन एक्स की पावर n माइनस वन, तो वही आपने यहाँ पर अप्लाई किया। और फिर डावा बाय डावा वाई ऑफ क्या होता है, x होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x हमारे पास क्या है, z है एक्चुअली, तो ये क्या बन गया, डावा z और डावा y। ठीक है, तो यही चीज़ जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा जी, अब राइट साइड पे आप देख रहे हैं डावा अपॉन डावा y ऑफ वन, तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव वैसे ही ज़ीरो होता है, तो आपने इसको यहाँ पर ज़ीरो लिख लिया। ओके, तो हमें क्या चीज़ चाहिए था, हमें
इस फंक्शन को डेरिवेट करना था इन द वाई डायरेक्शन, विच मीन्स वी हैड टू फाइंड डावा z ओवर डावा y। ये क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। दिस वाज द क्वेश्चन, वी हैड टू फाइंड डावा z ओवर डावा y। तो इसका मतलब इसको आप एक तरफ रखोगे, बाकी सब कुछ आप राइट हैंड पे ले आओगे। तो जब हम ये काम करेंगे तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2z डावा z ओवर डावा y इज इक्वल टू -2y, ठीक है। और फिर ये डावा z ओवर डावा y इज इक्वल टू -2y ओवर 2z। 2 से 2 कैंसिल, तो ये -y अपॉन z आ गया। तो देखिए -y अपॉन z मौजूद है। ओके, तो हमने इसको पार्शियली डेरिवेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो ये हमें मिल गया डावा z अपॉन डावा y इज इक्वल टू -y अपॉन z। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कुछ भी नहीं, अब हमें इसमें सिर्फ y और z की वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। हमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमने स्लोप निकाल लिया डावा z अपॉन डावा y। नाउ वी ओनली हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ y एंड z। तो पहले केस में y हमारे पास 1/3 है, तो आप 1/3 पुट करें। z क्या है, 2/3 है, फिर आप 2/3 पुट कर दें फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये जब पहले वाले पॉइंट से आप निकालेंगे, फिर सेकंड पॉइंट से आपको 1/3 पुट करेंगे y की जगह पर, और फिर ये -2/3 पुट कर देंगे, बस दैट्स इट। ओके, तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो जो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी वो क्या आएंगी, देखिए यहाँ पे -1/2 आएगा और फिर 1/2 आएगा। जब हम पॉजिटिव वाला इस्तेमाल करेंगे, पहला वाला पॉइंट, तो हमें स्लोप क्या मिल रहा है, -1/2। तो आप ये देख भी रहे हैं, ये क्या है, स्लोप माइनस, यानी कि नेगेटिव स्लोप है, -1/2, ठीक है। और जब हम दूसरा वाला पॉइंट यूज़ करेंगे तो हमें स्लोप क्या मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है। और ये क्या है, पॉजिटिव। तो देख लें आप, ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में स्लोप ड्रॉ किया हुआ है। ओके, अच्छा जी, सपोज दैट d इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। तो d जो है हमारे पास, वो क्या है, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल है। तो डायगोनल क्या होता है, अगर हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसका ये डायगोनल हो जाता है, दिस इज द डायगोनल। तो ये d इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है जी। ये हमें गिवन है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें एक एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर साइड हो जाएगी। एनीवेज, सॉरी नहीं, स्क्वायर की फॉर्म में नहीं होगा, ये एक्स और वाई की फॉर्म में होगा, ठीक है। दिस इज द रेक्टेंगल। तो ये तो हमारे पास d इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। तो इसमें एक x होगा और एक y होगा। तो जब हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो हमें हाइपोटेन्यूज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। चलें, खैर एनीवेज, तो ये हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, हमें फाइंड अ फार्मूला फॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें एक फार्मूला मालूम करना है जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ डी मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप देख रहे हैं कि ये जो लेंथ है, ठीक है ना, ये डिपेंड किस पे कर रही है, एक्स पे और वाई पे डिपेंड कर रही है। अगर हम इस लेंथ को बढ़ा देंगे, ठीक है, यानी कि अगर हम y की वैल्यू बढ़ा दें और x की वैल्यू इंक्रीज कर दें, x की बढ़ाएं या फिर y की बढ़ाएं, तो क्या होगा, जो z की वैल्यू है, या सॉरी या d की वैल्यू है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, d इज़ अ फंक्शन ऑफ y एंड x, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है जी। तो हमें करना क्या है, हमें फार्मूला मालूम करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हमें डावा d अपॉन डावा x मालूम करना है विद y हेल्ड कांस्टेंट। जब हम y को जो है वो कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, हमें एक साइड जो है कांस्टेंट रखनी है, दूसरी साइड हमें वेरी करनी है और उसको डिफरेंशिएट करना है, हमें फार्मूला कैलकुलेट करना है। एंड यूज दिस फार्मूला टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू 4। और ये हमें पॉइंट दे दिया गया कि इस पॉइंट के ऊपर हमें रेट ऑफ चेंज मालूम करना है, ठीक है। तो पहले फार्मूला और फिर उसमें पॉइंट को पुट करना है हमें। तो हमें डावा डी ओवर डावा एक्स कैलकुलेट करना है। तो इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे लिए आसानी ये है कि हम इससे जो रूट है इसको ख़त्म कर दें, ताकि हमारा जो डेरिवेटिव है वो आसानी से हो जाए। जब इसका हम रूट ख़त्म करेंगे तो क्या होगा, ये डा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके,
अब इसको हम डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा, डावा अपॉन डावा एक्स ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड पे डावा अपॉन डावा एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चूंकि डावा फंक्शन है, ठीक है ना, तो इसको हम ज़ीरो नहीं कर सकते, कांस्टेंट नहीं ले सकते। तो ये क्या हो जाएगा, टू डी, ठीक है, नॉर्मल डेरिवेटिव डावा बाय डावा एक्स ऑफ डी इज इक्वल टू डावा बाय डावा एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, टू एक्स, और जो आगे डावा बाय डावा एक्स ऑफ वाई स्क्वायर होगा ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, तो इसका मतलब हमें डावा डी ओवर डावा एक्स चाहिए, किसके बराबर हो जाएगा, ये टू एक्स अपॉन टू डी, तो टू से टू कैंसिल, तो ये एक्स अपॉन डी आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकंड इसको इरेज करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो डावा डी ओवर डावा एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी आया था हमारे पास, इसमें हमें x की वैल्यू पुट करनी है और d की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू तो मालूम है, वो 3 गिवन है। ठीक है, हमें क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 3 गिवन है, लेकिन हमें d की वैल्यू नहीं पता। तो d की वैल्यू इस फार्मूले से निकल आएगी, d इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब 9 प्लस वाई स्क्वायर का मतलब 16, तो ये हो जाएगा 25 का रूट, यानी कि d इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह पर 3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है जी। तो यहाँ पे यही काम किया हुआ है, बस फ़र्क ये है कि इन्होंने जो d है ना उसको वो राइट साइड पे लेके नहीं आए, लेफ्ट पे ही रखा है इन्होंने। तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे नहीं रखा है इन्होंने, लेकिन जब इन्होंने आंसर लिखा है तो देखें ये 5 डावा d ओवर डावा x एट पॉइंट x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 4, जवाब क्या आया है, 3 आया है। या फिर डावा d ओवर डावा x एट x क्यूब एंड y4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, दिस इज आवर आंसर। ओके, अच्छा जी, thus d is increasing at a rate of 3 upon 5 units per unit increase in x at the point 3, 4। इसका मतलब वो जो पॉइंट 3, 4 था, इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट था, ठीक है, डी का, डी जो था वो इंक्रीज हो रहा था, यानी कि डायगोनल इंक्रीज हो रहा है। किस हिसाब से, किस रेट से, 3 अपॉन 4 यूनिट पर यूनिट के हिसाब से। यानी कि अगर एक्स की यूनिट में क्या कहते हैं, एक यूनिट का इजाफा होता है एक्स में, तो डी में कितना इजाफा होगा, 3 अपॉन 5 यूनिट का इजाफा हो जाएगा। ठीक है जी, दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 8, if fx is equals to, if x if fxyz is equals to x cube y square z4 plus 2xy plus z, then आपको क्या करना है, fx मालूम करना है एक्स वाई जी का, एफ एक्स ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ एक्स ऑफ एक्स वाई एंड जी। तो यही फंक्शन लिखा हुआ है, सिर्फ नीचे सब्सक्रिप्ट में यहाँ पर x लगा दिया गया। इसका मतलब ये क्या है, ये डावा बाय डावा x ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जी, यानी कि इसको विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे करके देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डावा बाय डावा x ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर z4 प्लस 2xy प्लस z। ठीक है, तो इसको हमें विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेट करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप गौर करें यहाँ पे तो जो फंक्शन है, ठीक है, वो तीन वेरिएबल्स का है, एफ एक्स वाई एंड जी। इसका मतलब अ, अगर आपको याद हो, z इज इक्वल्स टू क्या था, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई था। ठीक है, तो z बराबर था किसके, एफ ऑफ एक्स वाई, यानी कि z वाज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। लेकिन अब यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन है जो कि तीन वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट है, तो वो क्या हो सकता है, वो t इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा
जी मैंने अज्यूम कर लिया यहाँ पे टी कोई ऐसा फंक्शन है जो कि इन तीनों वेरिएबल डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में हम z को भी एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, और y को भी एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। समझ आ रही बात? अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन हम x को कांस्टेंट ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये बात क्लियर होगी, बहुत सिंपल सी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो देखें यहाँ पर चलिए मैं सामने ही कर देता हूँ, इसके आसानी से हो जाएगा। क्या होगा जनाब, डावा बाय डावा एक्स ऑफ, पहले पहले वाले का करते हैं, ठीक है। ये एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड फोर किसके बराबर होगा ये, वाई स्क्वायर और जेड फोर तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर जेड फोर पीछे आ गया, डावा बाय डावा एक्स ऑफ एक्स क्यूब होगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड फोर थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। जवाब क्या आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड फोर। तो देखें यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड फोर लिखा हुआ है, ओके। अगला है हमारे पास टू एक्स वाई, तो डावा बाय डावा एक्स ऑफ टू एक्स वाई किसके बराबर होगा ये, टू कांस्टेंट है वाई कांस्टेंट है, डावा बाय डावा एक्स ऑफ एक्स आपने करना है, तो ये क्या हो जाएगा टू वाई, बिकॉज डावा बाय डावा एक्स ऑफ एक्स वन हो जाएगा, तो ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टू वाई, ओके। थर्ड वन इज थर्ड वन इज डावा बाय डावा एक्स ऑफ जेड, तो चूंकि यहाँ पे x है ही नहीं और z कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा, तो देखिए इसीलिए यहाँ पे x जो थर्ड टर्म है वो है ही नहीं इसके बाद, ओके। तो ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू क्या, x, ओके। अब विद रिस्पेक्ट टू y किया हुआ है ये आप खुद कर लीजिएगा, z किया हुआ है ये भी खुद कर लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है जी। अब लास्ट में एफ ऑफ z जो है वो इस पॉइंट के ऊपर मालूम किया हुआ है, तो ये जो वैल्यू आई है हमारे पास इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह पर माइनस वन पुट कर देंगे, y की जगह पर वन पुट कर देंगे और z की जगह पर टू पुट कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस थर्टी वन मिल जाएगा, दिस इज आवर आंसर। इफ एफ रो थीटा एंड फाई, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास अगेन जो फंक्शन है वो तीन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, एक रो पे डिपेंड कर रहा है, एक थीटा पे डिपेंड कर रहा है और फाई पे डिपेंड कर रहा है। और किसके बराबर है, रो स्क्वायर कॉस फाई इंटू साइन थीटा के बराबर है, ओके। तो यहाँ पे पहले क्या निकाला हुआ है, एफ रो निकाला हुआ है, सही है, यानी कि डावा एफ अपॉन डावा रो निकाला हुआ होगा यहाँ पे। तो चलिए मैं निकाल देता हूँ इसको, डावा एफ ओवर, बल्कि ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं ताकि आप समझ जाएं, एफ ऑफ रो कॉमा थीटा कॉमा फाई इज इक्वल टू डावा बाय डावा रो ऑफ व्हाट, रो स्क्वायर कॉस फाई इंटू साइन थीटा, ओके। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू रो हमें डिफरेंशिएट करना है, बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कॉस फाई साइन थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, और आगे हमें डावा बाय डावा रो ऑफ रो स्क्वायर निकालना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू रो, ठीक है, और आगे कॉस फाई साइन थीटा, ठीक है। मैं डायरेक्टली करके इसको यहाँ लिख दिया है, ओके। तो यही चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे भी लिखी हुई, टू रो कॉस फाई साइन थीटा। अगला जो पोर्शन है वो क्या है, हमें मालूम करना है एफ थीटा, यानी कि डावा एफ अपॉन डावा थीटा फॉर द फंक्शन ऑफ रो थीटा एंड फाई, ओके। जो फंक्शन हमें गिवन है वो यही वाला है, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू
थीटा, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इसी तरह थर्ड वाले में विद रिस्पेक्ट टू फाई आपको पार्शियली डेरिवेट करना है, तो हमें ये वाला जवाब मिल जाएगा। ठीक है जी। तो अब ये आप कर लीजिएगा इसको, बहुत आसान सा है, बच्चों वाला है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, अभी तक जो आपने पार्शियल डेरिवेटिव देखे वो तो सिंगल ऑर्डर के थे, लेकिन जिस तरीके से हमारे टोटल डेरिवेटिव या जो रेगुलर डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना, उसमें भी हायर ऑर्डर होता है, यानी कि 2 3 4 टाइम्स हम डेरिवेट कर सकते हैं कंटिन्यूसली। तो बिल्कुल वैसा ही जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव में भी होता है। सही है। और यहाँ पर जो इसकी नोटेशंस जो हैं वो पहले मेंशन की हुई हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं डावा स्क्वायर एफ अपॉन डावा एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, डावा बाय डावा एक्स ऑफ डावा एफ अपॉन डावा एक्स। इसको आप एफ डबल एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल डावा एफ अपॉन डावा एक्स किसके बराबर था, एफ एक्स के बराबर होता था। ठीक है ना। तो अगर इसको हम सेकंड टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पर एक और एक्स का इजाफा हो जाएगा बस सब्सक्रिप्ट में। इसी तरह डावा स्क्वायर एफ अपॉन डावा वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, डावा एफ अपॉन डावा वाई। ये आपने फर्स्ट टाइम किया डेरिवेटिव। ठीक है। जो भी जवाब आया फिर उसको आपने क्या किया, सेकंड टाइम डेरिवेटिव किया। ओके। और यहाँ पर भी आप सब्सक्रिप्ट में क्या करेंगे, 2 दफ़ा वाई लगाएंगे बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर। राइट। तो यहाँ आपने 2 दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट किया है, यहाँ पर 2 दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट किया है। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बार बार जो है वो एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेट करें। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आपको फर्स्ट टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करना हो, फिर सेकंड टाइम विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट करना हो, फिर थर्ड टाइम विद रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेट करना हो, फिर फोर्थ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेट करना हो। ठीक है ना। तो ये मुमकिन है कि आप उसको सीक्वेंस वाइज आप इसको डेरिवेट करें। ठीक है। जैसा कि यहाँ मेंशन है, ये क्या लिखा हुआ है, डावा स्क्वायर एफ अपॉन डावा वाई ऑफ डावा वाई डावा एक्स। ठीक है। तो पहले क्या होगा, पहले आप जो आगे वाला जो लिखा हुआ है ना, पहले आप इसके रिस्पेक्ट से डेरिवेट करेंगे। ठीक है। तो वही किया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डावा एफ अपॉन डावा एक्स पहले किया हुआ है। जो भी जवाब आएगा फिर उसको आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू डावा बाय डावा वाई से। ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है। पहले आपने एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेट किया तो पहले आपने यहाँ पे एक्स लिखा, फिर आपने वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेट किया तो फिर सेकंड टाइम आपने वाई लिखा। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है, दिस सीक्वेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट में क्या है, डावा स्क्वायर एफ अपॉन डावा एक्स डावा वाई। तो इसमें देखें जो बाद में लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है। तो ये वाई और डावा आपने पहले डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है। ये पहले डिफ्रेंशिएट होगा, उसके बाद फिर जो जवाब आएगा उसको फिर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करोगे। तो यहाँ पे यही है, पहले आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट किया, फिर जो भी जवाब आया उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट किया। तो इधर यहाँ पर देखें एफ के साथ पहले वाई लिखा हुआ है फिर बाद में एक्स लिखा हुआ है, क्योंकि पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट किया है फिर बाद में विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट किया है। ओके। फाइंड द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स फोर वाई। आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करना है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ दिस। ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो 4 पॉसिबिलिटीज़ थी जो कि आपने पीछे देखी थी। डावा स्क्वायर एफ अपॉन डावा एक्स स्क्वायर, डावा स्क्वायर एफ अपॉन डावा वाई स्क्वायर, डावा स्क्वायर एफ अपॉन डावा वाई डावा एक्स और डावा स्क्वायर एफ अपॉन डावा एक्स डावा वाई। These were the 4 possibilities by which we could derivate a function of x and y। तो इसका मतलब हम यहाँ पर इसको यही 4 तरीकों से डेरिवेट करेंगे, यानी कि सेकेंड ऑर्डर। ठीक है। तो उसकी आसानी के लिए हमने क्या किया, पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, मीन्स डावा एफ अपॉन डावा एक्स निकाल लिया और डावा एफ अपॉन डावा वाई निकाल के हमने रख लिया अपनी आसानी के लिए। तो कैसे निकालेंगे, ये हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है। तो डावा एफ अपॉन डावा एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स फोर वाई। तो समझ ही आ रहा है इसमें हम
अलग अलग कर लेते हैं आपके आसानी के लिए। डावा एक्स सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस डावा बाय डावा एक्स एक्स फोर वाई। ठीक है, तो इसमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो वाई क्यूब कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और आगे एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा डेरिवेटिव, प्लस वाई कांस्टेंट होगा और आगे 4x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो जवाब क्या आ जाएगा, 2x वाई क्यूब प्लस 4x क्यूब वाई। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये यही लिखा हुआ है। ओके, इसी तरीके से अगले स्टेप में आप इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट कर लेंगे, पार्शियली डेरिवेट, तो हमें ये मिल जाएगा। ओके, अब आ जाएं, पहला क्या है, डावा स्क्वायर एफ अपॉन डावा एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ आपने देखा था, डावा स्क्वायर एफ अपॉन डावा एक्स स्क्वायर, पहले ये मालूम करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है पहले हम डेरिवेट करेंगे। ठीक है ना, तो ये डावा एफ अपॉन डावा एक्स पहले स्टेप में होगा, फिर जो भी जवाब आएगा फिर उसका दोबारा डावा अपॉन डावा एक्स लेंगे। तो डावा एफ अपॉन डावा एक्स तो हमने निकाला हुआ है ये। ठीक है, तो ये हम पुट कर देते हैं इसको यहाँ पर, तो देखें यहाँ पर इसको पुट कर दिया। ओके, अब इसको क्या किया है, इसको हम डेरिवेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तब आपको डेरिवेट करना आपको आता है, तो हम इसको डेरिवेट करेंगे अगेन, तो हमें ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है डावा एफ अपॉन डावा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा, डावा अपॉन डावा वाई ऑफ डावा एफ अपॉन डावा वाई। ओके, तो डावा एफ अपॉन डावा वाई हमने यहाँ निकाला हुआ है, तो इसको हम पुट कर देते हैं इधर। ठीक है, और इसका हम डिफ्रेंशिएट क्या कहते हैं, पार्शियली डेरिवेट कर लेते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो जवाब क्या आएगा, 6x स्क्वायर वाई आ जाएगा। अगला जो हमारे पास था, यानी कि थर्ड जो पॉसिबिलिटी थी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन की, वो क्या थी, डावा स्क्वायर एफ अपॉन डावा एक्स डावा वाई, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू वाई हम इसको फर्स्ट डेरिवेट करेंगे, जो जवाब आएगा फिर उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करेंगे। तो देखें, इसीलिए यहाँ पे डावा एफ अपॉन डावा वाई पहले डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसका जवाब यहाँ पे लिख दिया है, फिर इसको डेरिवेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो डेरिवेट आपको करना आता है, एक्स कर रहे हैं तो देखें वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा, 3 कॉन्स्टेंट होगा और ये 2x आ जाएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा, तो ये 6x वाई स्क्वायर आ गया। ओके, डावा अपॉन डावा एक्स ऑफ एक्स फोर, तो ये क्या आ जाएगा, 4x क्यूब आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट वाला डावा स्क्वायर एफ अपॉन डावा वाई इंटू डावा एक्स, तो हम उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले डेरिवेट करेंगे, फिर जो जवाब आएगा उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने निकाला हुआ है, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इसके ऊपर हम सेकंड स्टेप में डावा अपॉन डावा वाई अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, इसका मतलब x कांस्टेंट, तो यहाँ से 3y स्क्वायर, यानी कि 3 टू द 6 x वाई स्क्वायर आ गया। ओके, अगले स्टेप में 4x क्यूब y, तो y ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, तो ये क्या बचेगा, 4x क्यूब सिर्फ रह जाएगा। राइट, अच्छा जी, लेट एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर ई एक्स प्लस वाई, फाइंड एफ एक्स वाई वाई। अब देखें यहाँ पर 3 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करना है इसको। पहले हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो जवाब आएगा उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर जो जवाब आएगा उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही काम किया हुआ, देखें डावा क्यूब ऑफ एफ अपॉन डावा वाई स्क्वायर डावा एक्स, देखें ये वाई है ना, बाद में हो रहा है तो इसीलिए वाई को हमने पीछे लिखा है स्क्वायर की फॉर्म में। पहले एफ ऑफ एक्स करेंगे, तो ये डावा एफ अपॉन डावा एक्स पहले हो जाएगा। ओके, क्या होगा, डावा एफ अपन डावा एक्स पहले करेंगे, फिर उसको हम 2 दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट करेंगे। तो डावा एफ अपन डावा एक्स, इसका डावा एफ अपन डावा एक्स क्या हो जाएगा, चलें हम करते हैं यहाँ पे, डावा एफ अपॉन डावा एक्स इज इक्वल टू, बल्कि नहीं छोड़ें, ये वाई स्क्वायर ई एक्स प्लस वाई हमने करना है, तो ये किसके बराबर आएगा, डावा एफ अपन डावा एक्स विद रिस्पेक्ट टू हमें इसको एक्स डेरिवेट करना है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर तो हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। बाकी डावा अपॉन डावा एक्स ऑफ ई एक्स अगेन ई एक्स के बराबर आ जाएगा, फिर डावा अपॉन डावा एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा, प्लस ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि वाई हमारे पास कांस्टेंट होगा।
ओके, जवाब क्या आ गया, वाई स्क्वायर ई एक्स आ गया। तो देखें वाई स्क्वायर ई एक्स आ गया। अब इसको हम दो दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इसको डेरिवेट किया डावा अपॉन डावा वाई, ठीक है, ऑफ वाई स्क्वायर ई एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई जब करेंगे तो क्या जवाब आएगा, टू वाई ई एक्स आ जाएगा। ठीक है, क्या किया हुआ है, डावा अपॉन डावा वाई और डावा अपॉन डावा वाई ऑफ वाई स्क्वायर ई एक्स किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या जवाब आएगा, डावा अपॉन डावा वाई ऑफ वाई स्क्वायर का मतलब ई एक्स तो कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है, तो बाहर आ गया बिकॉज इसकी पावर एक्स है। डावा अपॉन डावा ऑफ वाई स्क्वायर ये हो जाएगा टू वाई। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया डावा अपॉन डावा वाई ऑफ टू ई एक्स वाई। तो जब ये करेंगे हम तो टू कांस्टेंट है और ई एक्स कांस्टेंट है। ठीक है, और डावा अपॉन डावा वाई, वाई यानी कि वन हो जाएगा। तो ये क्या जवाब आएगा, टू एक्स, ई टू एक्स जवाब आएगा। तो देखें यहाँ पे टू एक्स जवाब लिखा हुआ है। ओके, सिंपल। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास द चेन रूल फॉर डेरिवेटिव्स। ठीक है, कि अगर हमें चेन रूल अप्लाई करना हो तो जिस तरीके से हम क्या कहते हैं टोटल डेरिवेटिव में चेन रूल अप्लाई करते थे, बिल्कुल वैसा ही जो है वो यहाँ पर भी होगा। बस फ़र्क क्या होगा, यहाँ पर जो फंक्शन है हमारे पास वो एक तरह से एम्बेड हुआ हुआ होगा, दो हिस्सों में टूटा हुआ होगा। ठीक है, अ, किस तरीके से, देखें, फर्ज कर लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है जो कि z है। ठीक है, और ये जो फंक्शन है बेसिकली, ठीक है, ये फंक्शन जो है ये दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, एक x पर डिपेंड करता है और एक y पर डिपेंड करता है। और ये x वेरिएबल जो है ये अगेन एक और वेरिएबल पर डिपेंड करता है जो कि t है। इसी तरह y भी डिपेंड किस पे करता है, t पे करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो z है वो क्या है, वो फंक्शन है x और y का, जबकि जो x है वो फंक्शन किसका है, t का फंक्शन है। इसी तरह y भी क्या है, t का फंक्शन है। ठीक है, इसको आप इस तरह से समझ लीजिए। तो अब अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो डावा z अपॉन डावा t का, ठीक है, यानी कि जो z था उसका और इस t का, तो बीच में हमारे पास क्या आना चाहिए, x और y आना चाहिए। ये हमने स्किप करके हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक चीज़ इनिशियल हो गई, बड़ी चीज़ जो कि z थी, और जो सबसे छोटी चीज़ यहाँ पे जो छोटा वेरिएबल था वो कौन सा था, t था, जिसके ऊपर x और y डिपेंड कर रहे थे। फिर x और y पे z डिपेंड कर रहा था। ठीक है, तो अगर हमें z और t यानी कि z को डिफरेंशिएट करना हो या डेरिवेट करना हो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू t, तो फिर हम इसको किस तरीके से करेंगे। तो उसको करने के लिए फिर यहाँ पे आपको पाथवे दिया हुआ है। पहले आपको क्या करना होगा, इस डावा z को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करना होगा। ठीक है, फिर आपने उसको मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, डावा x अपॉन डावा t के साथ। सही है, इसी तरह आपको इसी z को डावा y के साथ, सॉरी मतलब डावा c अपॉन डावा y निकालना है कि डावा z को आपने विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट करना है और फिर आपने मल्टीप्लाई करना है किसको, dy ओवर dt से इसको आपने मल्टीप्लाई करना है और फिर जो भी जवाब आएगा उन दोनों का आपने सम ले लेना है। तो यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, दिस इज द फार्मूला एंड दिस इज द फार्मूला एज वेल। If you want to find the value of dava z upon dava t, then you will have to do it in two ways because z is the function of x and x and y is the function of t। ठीक है, तो पहले हम इस z को जो है विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, डावा z अपॉन डावा x, और फिर ये जो x है इसको विद रेस्पेक्ट टू t डेरिवेट करेंगे और इन दोनों का मल्टीपल आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है जी, फिर हम प्लस करेंगे जो अगला वाला वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन,
यानी कि डावा जी अपॉन डावा वाई इंटू डावा वाई अपॉन डावा टी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। असल में इसका मतलब क्या है, देखें इसका मतलब ये है डावा जी अपॉन डावा टी इज इक्वल टू डावा जी अपॉन डावा टी, ठीक है, प्लस डावा जी अपॉन डावा टी। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि ये दो तरह से पॉसिबल है। अगर मैं डावा जी अपॉन डावा टी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं डावा एक्स से, तो कोई फ़र्क पड़ेगा इक्वेशन पे? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह डावा जी अपॉन डावा टी को आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें डावा वाई से, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसको आप अरेंज कर लीजिए, डावा जी अपॉन डावा एक्स मल्टीप्लाई बाय डावा एक्स अपॉन डावा टी, ठीक है, प्लस डावा जी अपॉन डावा वाई और डावा वाई अपॉन डावा टी। तो हमें यही वाली इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, तो if we have to use the chain rule, then we will have to follow this formula. Remember this formula because I'm gonna ask you one question from this theorem, that is the chain rule for the partial derivatives. Now a related question, this is example number 1. Suppose that z is equals to x square y when x is equals to t square and y is equals to t cube। ठीक है, हमारे पास z जो है वो एक फंक्शन है, किसका? एक्स स्क्वायर और y का, यानी कि x और y का फंक्शन है। ठीक है जी, और x जो है वो खुद फंक्शन है किसका? t का, और y भी फंक्शन किसका है? t का है। ठीक है, यूज द चेन रूल टू फाइंड डावा z अपॉन डावा t। आपको क्या मालूम करना है? डावा z अपॉन डावा t मालूम करना है, यानी कि शुरू और आखिर वाले को आपने डेरिवेट करना है, z और t को, z को विद रिस्पेक्ट टू t करना है। एंड चेक द रिजल्ट बाय एक्सप्रेसिंग z एज अ फंक्शन ऑफ t। और फिर आपने चेक करना है अपने रिजल्ट को कैसे? बाय एक्सप्रेसिंग z को एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ t एंड डिफरेंशिएटिंग डायरेक्टली, और डायरेक्टली उसको आपने डिफरेंशिएट करना है। तो ये दो तरीकों से आपने करना है। एक आपने चेन रूल यूज करते हुए डावा z अपॉन डावा t मालूम करना है, और दूसरा क्या है कि आपने z को एज अ फंक्शन ऑफ t रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और फिर आपने उसको डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो जो चेन रूल है वो हमें ये कहता है कि डावा सी अपॉन डावा टी इज इक्वल टू डावा जी अपॉन डावा एक्स इंटू डावा एक्स अपॉन डावा टी प्लस डावा जी अपॉन डावा वाई इंटू डावा वाई अपॉन डावा टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डावा, देखें पहला क्या है? डावा जी अपॉन डावा एक्स। ठीक है, तो हम पहले ये देखते हैं। तो डावा जी ओवर डावा एक्स इज इक्वल्स टू डावा बाय डावा एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करना है तो y कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और यहाँ पे 2x आ जाएगा, इसका मतलब 2x y आ गया। ठीक है, तो देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डावा z अपॉन डावा x की जगह पर 2x y लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अगला क्या है? हमें डावा x अपॉन डावा t मालूम करना है, तो डावा x ओवर डावा t इज इक्वल टू, ये x इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, ठीक है ना, तो ये डावा अपॉन डावा t ऑफ टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 2t जवाब आएगा। ठीक है, तो आगे देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2t लिखा हुआ है। थर्ड क्या है हमारे पास? डावा z ओवर डावा y हमें कैलकुलेट करना है, तो डावा z ओवर डावा y इज इक्वल टू डावा बाय डावा y ऑफ क्या? मेन फंक्शन अगेन, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा और डावा वाई अपॉन वाई 1 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर जवाब आ जाएगा। तो देखें ये क्या आ गया हमारे पास? एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब जो लास्ट रह गया वो क्या? डावा वाई अपॉन डावा टी, तो उसके लिए हमें ये वाला फंक्शन गिवन है, तो डावा वाई अपॉन, सॉरी डावा टी
इज इक्वल टू डावा बाय डावा टी ऑफ टी क्यूब, तो ये आ जाएगा 2t स्क्वायर, सॉरी 2 नहीं 3t स्क्वायर। ठीक है, तो देखें क्या है, 3t स्क्वायर लिखा हुआ है। ओके, तो ये हमने सारे डेरिवेट कर लिए लाइन बाय लाइन या वन बाय वन। ओके जी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। टू टू ज़ार हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4xy t हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस एक्स स्क्वायर और इनके 3x स्क्वायर और टी स्क्वायर। ओके, अच्छा, तो ये कैसे होगा, आप देखें ये आ जाएगा हमारे पास 2x, सॉरी 2 नहीं होगा, ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 एक्स वाई टी प्लस 3x स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4। x की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, टी स्क्वायर, ये हमें गिवन है, और आगे y की जगह पर हम टी क्यूब पुट कर सकते हैं, और फिर ये टी आ गया, फिर प्लस 3। x की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ये क्या जवाब आ गया, 4 टी की पावर 3 और 4 5, और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो टी की पावर 6 प्लस 3, टी की पावर स्क्वायर स्क्वायर 4 और 2, अगेन टी की पावर 6, तो 4 और 3 7 टी की पावर 6, तो देखें क्या आ गया जवाब, 7 टी की पावर 6 आ गया। तो ये हमने क्या किया, बाय यूजिंग चेन रूल किया। ठीक है, अगले स्टेप में क्या कह रहे हैं, हमें डायरेक्टली भी इसको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि z को एज अ फंक्शन ऑफ t बना के। तो z एज अ फंक्शन ऑफ t कैसे बन सकता है, वो यहाँ पे करके दिखाया हुआ है आपको। देखें z इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें, एक्स स्क्वायर वाई गिवन है, एज अ फंक्शन ऑफ t का मतलब क्या हो, यहाँ पर हम x और y की वैल्यू पुट कर दें इन टर्म्स ऑफ t। तो x की जगह पर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, और y की जगह पर t क्यूब आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर 4 इंटू t की पावर 3, तो ये हो गया 4 और 3 7। ठीक है, तो ये हो गया t की पावर 7, यानी कि z एज अ फंक्शन ऑफ t, ये हमने कर लिया। अब हमें डावा z अपॉन डावा t निकालना है, तो ये डावा z अपॉन डावा t इज इक्वल्स टू t7, तो ये जाएगा 7t6। ठीक है, तो ये वही चीज़ आई है जो कि हमारे पास चेन रूल से आई थी, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ आ गई है। ओके, तो हमने इसको चेक भी कर लिया। ऑल्दो कि हमारे पास सेकंड वाला मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट है, जो हम पुट करके निकाल लें। पहला वाला थोड़ा सा कम्बरसम था, लेकिन जैसा बोला जाएगा आपने उसको वैसा ही करना होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट z इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स वाई प्लस वाई, एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, वाई इज इक्वल्स टू साइन थीटा। यूज द चेन रूल टू फाइंड डावा z अपॉन डावा थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। चलें, अब ये मैं नहीं करा रहा हूँ, बहुत सिंपल है, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ये आप खुद कीजिएगा। ठीक है, डू इट योर सेल्फ, TIY, ये आप खुद देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब दो छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हमारे, डाइवर्जेंस और कर्ल। ठीक है, चलिए ये करके फिर हम इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम डाइवर्जेंस देखते हैं। ठीक है, तो देखिए डाइवर्ज का मतलब आपको पता है कि फैलना, आपने बचपन में पढ़ा होगा एक डाइवर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। तो हमारे पास जो कन्वर्जिंग लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसमें जब आप रेज ऑफ लाइट पास करते हैं तो ये क्या होता है, कन्वर्ज हो जाता है एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, और जो दूसरा होता है हमारे पास वो क्या होता है, डाइवर्जिंग यानी कि कॉनकेव लेंस होता है। इसमें से जब आप रेज ऑफ लाइट पास करते हैं तो ये क्या हो जाती हैं, ये डाइवर्ज हो जाती हैं, मीन्स फैल जाती हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट से बेसिकली क्या हो रहा है, ये चीज़ जो है वो फैल रही है। तो इसी तरह आपको याद हुआ कि आपने वेक्टर्स भी पढ़े थे। ठीक है ना, तो वेक्टर्स में हमारे पास लेट सपोज आर हमारे पास एक वेक्टर है। ठीक है, तो ये AI प्लस
बी जे के बराबर होता है। तो वेक्टर को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी लेंथ जो है इसका मैग्नीट्यूड शो करती है, ठीक है। और जो इसकी डायरेक्शन होती है वो, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन उसका एंगल शो करती है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल जो है वो ज़ीरो है, लेट सपोज। अगर हम इसको एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करें इस तरीके से, तो अगर वेक्टर इस तरीके से ड्रॉ हुआ होगा तो अब यहाँ पर एंगल क्या है, 30 डिग्री हो जाएगा इसका, सही है। तो एनीवेज ये इसका मॉड हो जाएगा, बाकी इसकी लेंथ हो जाएगी, सही है। तो मल्टीपल तरीके होते हैं डायरेक्शन भी शो करने के कि कितना डिग्री में है। और इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अगर हम ले लें, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, तो इससे भी हम इसका क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन वगैरह मालूम कर सकते हैं और इसकी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। इसका क्या कहते हैं, जो प्रोजेक्शन है वो फाइंड कर सकते हैं। देयर कैन बी मैनी थिंग्स विच वी कैन डू विद दीज वेक्टर्स। बट खैर फ़िलहाल तो हमें सिर्फ ये देखना है कि डाइवर्जेंस का मतलब क्या है मैथमेटिक्स में। तो इन मैथमेटिक्स वी कॉल द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द वेक्टर फील्ड। कोई भी वेक्टर फील्ड है, वेक्टर फील्ड जैसे मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। आपको पता है हमारे पास एक यूनिट चार्ज है, तो यूनिट चार्ज क्या करता है, अपनी लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, वो इस पॉइंट चार्ज में से निकल रही होती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक, जो आप पूरी बाउंड्री देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसमें बीच में कहीं पर एक चार्ज बॉडी रखी हुई है या एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, वहाँ से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इमिट हो रही है। और चूंकि ये निकल के फैल रही है, इसीलिए क्या है, ये डाइवर्जिंग फील्ड है, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज से ये एग्जिट हो रही है और फैल रही है, दैट्स वाई दिस फील्ड इज डाइवर्जिंग। और चूंकि डाइवर्ज हो रही है, इसीलिए ये क्या होगी, ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। लेकिन इसका उलट भी तो पॉसिबल था। वो क्या था कि फील्ड जो है इसके अंदर एंटर हो रही होती, ठीक है, यानी कि बाहर से आकर के इसमें एंटर हो रही है। तो चूंकि अब यहाँ पर फील्ड जो है इसके अंदर एंटर हो रही है, यानी कि इससे निकल नहीं रही, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका जो डाइवर्जेंस होगा अब ये नेगेटिव डाइवर्जेंस हो जाएगा, ठीक है। तो और फ्लक्स, आपको पता है फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स आपने इंटर में पढ़ा होगा कि यूनिट एरिया में से जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हो, फ्लक्स बेसिकली नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है ना, उनको कहते हैं फ्लक्स। अगर यूनिट एरिया में से पास हो रही तो फिर वो डेंसिटी कहलाती है। खैर, तो इस एरिया में से, किसी भी एरिया में से जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हो, ठीक है ना, वो क्या कहलाती हैं, फ्लक्स कहलाती हैं। तो अगर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी एरिया से ज़्यादा गुजर रही हैं तो फ्लक्स हाई हो जाएगा। अगर कम पास हो रही हैं, यानी कि लाइंस के बीच में फासला ज़्यादा है, तो क्या होएगा, फ्लक्स कम हो जाएगा। अगर ये फासला कम हो जाएगा इनके बीच में, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये मोटी मोटी सी कुछ आई मीन इंटरप्रिटेशंस थी, वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है आपको। अब इतना टाइम है नहीं कि मैं डायरेक्ट अप्लाइड फिजिक्स में जाऊँ या फिर मैग्नेटिज्म में जाऊँ फिर वहाँ जाके एक्सप्लेन करूँ। तो सिंपल मुझे जो समझाने की चीज़ है वो बस यही है कि डाइवर्जेंस क्या होती है, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो जो फ्लक्स होता है ना, उसकी डेंसिटी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस कहते हैं। फ्लक्स डेंसिटी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस कहते हैं, राइट। इसकी जो एक्सप्रेशन है किसी भी वेक्टर फील्ड के लिए, तो ये देखें, ये क्या दिया हुआ है, एफ इज इक्वल्स टू एम आई प्लस एन जे, ठीक है, एम आई प्लस एन जे। इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक एक्स कंपोनेंट है और एक वाई कंपोनेंट है, ठीक है। ये आई का है, एक्स वाला है, और जे क्या है, वाई वाला कंपोनेंट है। तो किसी भी वेक्टर के आपको पता है कि दो कंपोनेंट होते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। अगर ये किसी सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, अगर थ्री डायमेंशन है तो फिर उसमें वाई कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा। खैर, तो ये हमारे पास एक ऐसी फील्ड है सरफेस के ऊपर जिसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक एम आई और दूसरा एन जे, यानी कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ओके। तो इसका जो डाइवर्जेंस होगा, ठीक है ना, इस फील्ड का जो डाइवर्जेंस होगा, अगर हमें ये मालूम करना है तो वो क्या कहलाएगा, डी आई वी ऑफ एफ कहलाएगा, मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ एफ एक्स। इसका फार्मूला क्या होगा,
डावा बाय डावा एक्स ऑफ एम प्लस डावा बाय डावा वाई ऑफ एन। ठीक है, ये याद रखिएगा कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ अगर हमें मालूम करना है तो ये किसके बराबर होगा, डावा बाय डावा एक्स ऑफ एम। एम क्या चीज़ है, एम आई का कोफिशिएंट है, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट है। तो जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर देना है। और जो एन का यानी कि जो वाई का कोफिशिएंट है यानी कि एन, उसको आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर देना है। दैट्स इट। जो भी जवाब आएगा दैट विल बी द डाइवर्जेंस ऑफ एफ। ठीक है। अच्छा, यहाँ जो फिगर बनी हुई है यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है इस पॉइंट से जो है वो गैस एक्सपेंड हो रही है, यानी कि बाहर आ रही है। जब बाहर आ रही है तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या हो जाएगा, इस वेक्टर फील्ड का एफ एक्स नॉट वाई नॉट, इस पॉइंट के ऊपर जो डाइवर्जेंस है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो, यानी कि पॉजिटिव है। ठीक है, जो बात मैं कह रहा था। इसी तरह इस पॉइंट में गैस जो हो रही है वो आके कंप्रेस हो रही है। ठीक है, यहाँ पर एक्सपेंड हो रही थी और इधर क्या हो रही है सेकंड वाली फिगर में, यहाँ पर कंप्रेस हो रही है। यानी कि अगर आप कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा, गैस किसी एक पॉइंट पे आके जमा होने की कोशिश करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक्सपेंशन ज़ीरो है, यहाँ पे कंप्रेशन ज़्यादा है। यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपेंशन नहीं हो रहा, यानी कि नेगेटिव एक्सपेंशन है। समझ आ रही है बात। अगर एक चीज़ की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होने से बढ़ती है और डायरेक्शन जो है बढ़ना इसका पॉजिटिव है, तो अगर इसकी डायरेक्शन हम ये कर देंगे तो उसका बढ़ना क्या हो जाएगा, इसका बढ़ना नेगेटिव हो जाएगा। मीन्स अब ये कंप्रेस हो रही है। ओके, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो डाइवर्जेंस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इफ द फील्ड इज कन्वर्जिंग देन व्हाट विल हैपन, द डाइवर्जेंस विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो डाइवर्जेंस ऑफ एफ है हमारे पास, इसका जवाब क्या आएगा, फिर नेगेटिव में आएगा। ओके, तो खैर बहुत आसान सा इसकी एग्जांपल है। फाइंडिंग डाइवर्जेंस, आपको डाइवर्जेंस मालूम करना है किसका, एफ ऑफ एक्स वाई, ये हमें एक फील्ड गिवन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई आई माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर जे। तो ये हमें जो है एक फील्ड दे दी गई है जिसके दोनों कंपोनेंट्स हैं, आई और जे का कोफिशिएंट हमें गिवन है। तो आपने पीछे फार्मूले में देखा था कि जो आई का कोफिशिएंट होता है वो किसके बराबर होता है, वो एम के बराबर होता है, और जो जे का कोफिशिएंट होता है वो किसके बराबर होता है, वो एन के बराबर होता है। ठीक है, ओके। तो डाइवर्जेंस का फार्मूला क्या था, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल्स टू डावा एम अपॉन डावा एक्स डावा एन अपॉन डावा वाई। तो एम हमें पता है किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई के बराबर है, और एन किसके बराबर है, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर के बराबर। तो सिंपल आपने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देनी है, आपने वैल्यूज़ पुट कर दी। ठीक है जी, और इसको आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो डावा बाय डावा एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। वाई का मतलब ज़ीरो। ठीक है, ये ज़ीरो हो गया। फिर डावा बाय डावा वाई ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे x कांस्टेंट होगा, y पे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया। ठीक है, प्लस x। फिर माइनस माइनस आ गया। डावा बाय डावा y ऑफ वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, तो ये क्या लिखा हुआ है, 2y। ये क्या बन गया, 2x प्लस एक्स, 3x माइनस 2y आ गया। ओके, ये आपने क्या कर लिया, डाइवर्जेंस मालूम कर ली किसकी, इस फील्ड की। तो अब अगर हमें x और y की वैल्यू पता होगी तो हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और चेक कर लेंगे कि इसकी साइन क्या नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो उससे हमें इसकी डाइवर्जेंस मालूम हो जाएगी। अगर डाइवर्जेंस इसकी पॉजिटिव आती है इसका मतलब डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, यानी कि अगर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सपेंड हो रही है गैस, और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब गैस जो होगी वो कंप्रेस हो रही होगी। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है स्पिन अराउंड एन एक्सिस, या फिर द के कंपोनेंट ऑफ कर्ल। राइट, अच्छा जी, चले मैं इसको रीड कर लेता हूँ। मेजरिंग हाउ अ पेडल व्हील स्पिन्स एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड फ्लोइंग इन अ प्लेन रीजन। तो ये जो स्पिन अराउंड एक्सिस है, कोई भी एक्सिस हमारे पास, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप, ये क्या वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, इसके अराउंड जो है ये जो पेडल्स हैं ये क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, और जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है, इसकी एंटी क्लॉकवाइज है। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। सो
अगर हमें इसके रोटेशन का इफेक्ट मालूम करना हो, फर्स्ट कर लें ये क्या है, एक फ्लूइड यहाँ से फ्लो हो रहा है, दिस इज़ अ फ्लूइड, ठीक है, जो कि फ्लो हो रहा है। तो जब ये फ्लो होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ये पैडल भी क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होंगे, ठीक है। और जो रोटेशन का जो इफ़ेक्ट आएगा, आपने शायद पहले पढ़ा हो राइट हैंड रूल, ठीक है। तो हम अपनी फिंगर्स को क्या करेंगे, जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है उसकी तरफ हम पॉइंट करेंगे, और थंब को जो है हम स्ट्रेट करेंगे। तो हमारा जो थंब होगा ना, इस केस में वो थंब जो होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है जी। तो अगर देखें ये थंब हमारा पॉइंट कर रहा होगा ऊपर की जानिब, ठीक है, और ये हमारी फिंगर्स जो होंगी वो क्या होंगी, वो कर्ल कर रही होंगी अराउंड, क्या कहते हैं, द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, ठीक है। सो दीज आर आवर फिंगर्स जो कि पॉइंट कर रही हैं किसके, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो को पॉइंट कर रही हैं, और ये हमारा थंब जो है वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो ये जो वर्टिकल डायरेक्शन होगी यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन, ये क्या कहलाती है, ये के कंपोनेंट कहलाता है। इफ़ यू रिमेंबर कि हम क्रॉस प्रोडक्ट लिया करते थे दो वेक्टर्स का, तो ये बिल्कुल वैसा ही है, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो उसमें डायरेक्शन ऑफ थंब जो इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो वैसे ही यहाँ पर जब ये रोटेशन होगी, ठीक है, यानी कि जब ये स्पिन करेंगे ये पैडल्स अराउंड एन एक्सिस, तो इनका जो है कोई ना कोई वर्टिकल कंपोनेंट या फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा ना, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है या जो प्लेन ऑफ रोटेशन है उसके परपेंडिकुलर जो है उसका मोशन क्या कहते हैं वो शो कर रहा होगा या डायरेक्शन शो कर रहा होगा। तो ये के कंपोनेंट बेसिकली वही वाला कंपोनेंट है। तो अगर हमारे पास जो के कंपोनेंट है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, इसका मतलब हमारी जो रोटेशन होगी वो क्या होगी, वो काउंटर क्लॉकवाइज होगी, और डायरेक्शन ऑफ मोशन या जो फोर्स होगा या जो के कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो अपर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द के इज़ अपवर्ड इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो क्या होगा, के शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि के जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। तो जो कर्ल ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट होगा, यानी कि किसी भी फंक्शन का जो कि एक्स नॉट वाई नॉट का फंक्शन है उसका कर्ल क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। और इसी का अगर आप रिवर्स कर दें कि अगर हमारे पास जो कर्ल है यानी कि जो स्पिन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब अब क्या होगा, अब जो डायरेक्शन ऑफ के होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है। और जो वैल्यू ऑफ के होगी वो क्या होगी, लेस देन ज़ीरो। तो ये सिंपल यही है कि अगर हम जेड एक्सिस अगर बनाते हैं, ठीक है ना, तो जो जेड एक्सिस ऊपर की जानिब होगा वो पॉजिटिव होगा, और जो नीचे की जानिब होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये वही इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब हियर के इज़ नेगेटिव विच मीन्स के इज़ लेस देन ज़ीरो। सो कोई भी फंक्शन होगा यानी कि जो हमारे पास जो रोटेशन फंक्शन है इसका जो सर्कुलेशन है, ठीक है, तो इसका जो डेंसिटी वेक्टर है किसी भी फील्ड का एट पॉइंट ए, ठीक है, ये सर्कुलेशन डेंसिटी ऑफ अ वेक्टर फील्ड एट पॉइंट ए, यानी कि जो सर्कुलेशन हो रही है किसी भी फील्ड की किसी भी पॉइंट ए के अबाउट, ठीक है, तो उसका जो के कंपोनेंट है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या है वो हमें मालूम करनी है यहाँ पर बेसिकली। तो ये के कंपोनेंट ऑफ द कर्ल हमें फाइंड करना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ के विल बी अपवर्ड, अगर ये नेगेटिव होगा तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ के विल बी डाउनवर्ड। और इससे हमें जो फील्ड की जो रोटेशन है या जो स्पिन है वो भी मालूम हो जाती है कि फील्ड जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है या फिर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो रही है। ओके, तो जैसे हमने पिछली वाली फील्ड देखी थी कि हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है एफ इज इक्वल्स टू एम आई प्लस एन जे, ठीक है। इसका अगर हमें कर्ल मालूम करना है यानी कि कर्ल ऑफ एफ, इससे पहले हमने डाइवर्जेंस ऑफ एफ कैलकुलेट किया था, वो क्या था, डावा एम अपॉन डावा एक्स माइनस डावा एन, सॉरी प्लस डावा एन अपॉन डावा वाई था, ठीक है, वो फार्मूला था। कर्ल का फार्मूला उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कर्ल ऑफ एफ जो होता है, ठीक है ना, कर्ल ऑफ एफ डॉट के वो किसके बराबर होता है, डावा एन अपॉन डावा एक्स माइनस डावा एम अपॉन डावा वाई के बराबर होता है। यानी कि जो क्या कहते हैं
इसका m कंपोनेंट है, ठीक है, उसको आप विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करोगे, और जो इसका n कंपोनेंट है उसको आप विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे। तो यहाँ पे रिवर्स हो जाता है, और बीच में आप साइन कौन सी लगाते हैं, माइनस की साइन लगाते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क है दोनों में, और ये आपको याद रखना है, बिकॉज एग्ज़ाम में मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं दूंगा, बट मैं क्वेश्चन इस तरह के दूंगा, ठीक है जी। तो लेकिन बस आपने याद रखना है कि n क्या है, m क्या है। तो n तो वही है i का कोफिशिएंट, और n क्या है, j का कोफिशिएंट। ओके, तो बस ये आपने वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है। सो एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द k कंपोनेंट ऑफ अ कर्ल। आपने k कंपोनेंट निकालना है एक कर्ल का, ठीक है। तो कर्ल f डॉट k, दिस इज द k कंपोनेंट, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट है बेसिकली, समझ आ रही बात। यानी कि कर्ल का, कर्ल ऑफ f का डॉट प्रोडक्ट विद k। आपको याद होगा कि जब हमें क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक वेक्टर है, इसका हमें अगर x कंपोनेंट निकालना है, ये x एक्सिस है, तो हम क्या करते हैं, हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है ना। हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, इस वेक्टर का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ x मिल जाता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कर्ल f का कंपोनेंट निकाल रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ k। या फिर आप समझ लें कि k की डायरेक्शन में, यानी जो कि इसका k कंपोनेंट होगा इस कर्ल का, हमें वो फाइंड करना है। तो सिंपल कर्ल ऑफ f डॉट k आप निकालेंगे, सही। तो जो फंक्शन हमें गिवन है वो क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स वाई, ये बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई आई प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो आई का जो कोफिशिएंट है ये क्या हो जाएगा, ये एम हो जाएगा, और जो ये का कोफिशिएंट है वो एन हो जाएगा, ठीक है। इसको हमें फार्मूला में पुट करना है। तो m को हमें कहाँ पुट करना है, आगे, और n को हमें x के साथ पुट करना है। तो वही यहाँ पर किया हुआ है, डावा अपॉन डावा x ऑफ n, यानी कि डावा अपॉन डावा x ऑफ n। n का मतलब एक्स वाई वाई स्क्वायर, तो ये एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर आ गया, माइनस फार्मूले का माइनस लगा दिया आपने। फिर डावा बाय डावा वाई ऑफ m, तो ये देखें डावा बाय डावा f, डावा बाय डावा वाई ऑफ m आ गया, ठीक है जी। अब डिफ्रेंशिएट करना रह गया, तो डावा बाय डावा x ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, y कांस्टेंट हो जाएगा, x का 1, तो ये क्या आ जाएगा, y आ गया। डावा बाय डावा x ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वहाँ पर x ही नहीं है, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं आएगा। फिर माइनस डावा बाय डावा वाई, डावा बाय डावा वाई ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये ज़ीरो हो गया था, यहाँ से हमें y मिला था, फिर यहाँ से हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस और 1, तो ये y1 प्लस 1 जो है हमारे पास जवाब आ गया। दिस इज द k कंपोनेंट ऑफ कर्ल, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये y की वैल्यू बताएगी कि कर्ल जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। अगर y नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव में भी ये 1 से बड़ा होगा, यानी कि -2 होगा, तो इसका मतलब कर्ल ऑफ f जो होगा, ठीक है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ k, वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। और अगर y पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, या फिर अगर 1 से छोटा है, -1 से छोटा है, तब भी पॉजिटिव रहेगा, ओके। और अगर -1 के बराबर होगा तो फिर 0, ठीक है। यानी कि कोई भी कंपोनेंट जो होगा वो k की डायरेक्शन में नहीं होगा कर्ल का। तो बस जी यहाँ पर इसको हम एंड करते हैं अपने कोर्स को। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हम कवर कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मुझे बताइएगा। उसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन है, फिर इसके न्यूमेरिकल्स हैं, इसके अलावा ग्रेडियंट्स हैं, ये हम पढ़ सकते हैं, और फ्लक्स अक्रॉस द कर्व सरफेस है, ठीक है। उसके अलावा ये ग्रीन्स थ्योरम है, एंड में सरफेस इंटीग्रल है। ये टॉपिक्स जो हैं हम चाहें तो हम कवर कर सकते हैं, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर विश। इफ़ यू वांट आई कैन कवर दीज थिंग्स इफ़ वी हैव टाइम, ठीक है। तो ये मुझे आप बताइएगा, जैसा आप बोलेंगे फिर मैं वैसा कर लूँगा, बिकॉज ये हमारे कोर्स का डायरेक्टली हिस्सा तो नहीं है, बट वी कैन कवर दीज थिंग्स इन आवर कोर्स, क्योंकि आउटलाइन में मौजूद नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू वांट आई कैन कवर दीज थिंग्स, ठीक है। तो खैर फ़िलहाल जो है जो आपका कोर्स है वो बस यहाँ तक है, ठीक है, के कंपोनेंट ऑफ द कर्ल, यानी कि सर्कुलेशन डेंसिटी तक, ओके।
सो दैट्स द एंड ऑफ आवर कोर्स। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।